Started ना? Shita's recording message page is the. हाँ सर. Okay, sir. Okay, sir. Good evening to all of you. Sir. चलो. हर्ष, सोमू, दीपशिका, चलो सर. अच्छा, तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं किस पे? डिमांड, सप्लाई, एटसेट्रा. डिमांड पे ऑलरेडी डिमांड क्या है, डिमांड का ड्रॉ कैसे करना है, ये सब लास्ट वीक हुआ था. एज वेल एज क्या हो गया, स्क्रीन शेयर नहीं था आप लोगों को? शेयर था ना? चला क्या? ठीक है. सो डिमांड क्या है इसके बारे में बात हुआ था. एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात हुआ, और दोनों का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है इसके बारे में भी बातचीत हुआ. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने लास्ट दिन बोला था कि आप लोगों को बताना चाहिए, तो वो टॉपिक ये था कि डिमांड कब डाउनवर्ड क्यों होता है. सर बोलो, किसके कारण? लॉ ऑफ डिमांड के कारण डिमांड कब डाउनवर्ड होता है. यही सिंपल एक ही रीजन है. जैसे जानते हो, हाँ वही लॉ ऑफ डिमांड है. प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, एंड वाइस वर्सा. वो तो ऑब्वियसली रीजंस है जिसके कारण डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप होता है, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट रीजन डिमांड का आपका डाउनवर्ड होना. ये वन ऑफ द रीजंस है, बट ये मेन रीजंस नहीं है. इसके लिए आपको हर केस में डाउनवर्ड होने का एक एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा कि डाउनवर्ड क्यों हो रहा है. ठीक है, डिमांड बार बार प्राइस घटने से कैसे डिमांड बढ़ जाता है और प्राइस बढ़ जाने से डिमांड कैसे घट जाता है, इसको पूरा एस्टेब्लिश करने के पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझना पड़ेगा. चलो वही मैं टॉपिक डिस्कस करता हूँ, फिर जो थोड़ा सा जानते हो और जो थोड़ा नहीं जानते, ठीक है, जानना और ना जानना मिक्स करके पूरा जानना हो जाएगा. ठीक है, तो प्लीज फोकस. तो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे लास्ट फ्यू क्लासेस में हम लोग ये डिस्कस किए हैं, डिमांड क्या है, डिमांड का डिटर्मिनेंट क्या है. डिटर्मिनेंट्स इन द सेंस, हाँ, फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, माने ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो डिमांड को अफेक्ट करता है. ठीक है, जैसे कि डिमांड किस चीज पे डिपेंड करता है, फंक्शंस ऑफ डिमांड ऑल्सो हम लोग बोल सकते हैं, है ना. फंक्शंस ऑफ डिमांड या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इसके कारण एक्चुअली डिमांड इफेक्ट होता है. इसमें हम लोग एक शॉर्ट कोड भी पढ़े थे फंक्शंस का. क्या बोलो, डिमांड इक्वल्स टू व्हाट, फंक्शंस ऑफ डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ पी पी आर वाई टी ई ओ. वेरी गुड. इसमें जब पी को हम लोग वेरिएबल करते हैं, पी को वैरी कराते हैं, मैंने प्राइस अगर इंक्रीज होता है या प्राइस अगर डिक्रीज होता है, ठीक है, तो बाकी चीजों को कांस्टेंट कर दिया जाता है. रीजंस भी बताया था ना, कांस्टेंट क्यों करते हैं. हाँ सर, ये जो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, इसको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, इस बात को क्या, किस लैंग्वेज, एक इसके टर्म्स है इकोनॉमिक्स में, क्या बोलते हैं इसको, बोलो. अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, जब भी हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं उसमें एक अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट वर्ड यूज करना पड़ता है. इसका एक बहुत सुंदर सा एक लैंग्वेज है जो इकोनॉमिक्स में बोला जाता है. क्या है वो टर्म्स को क्या बोलता है? ना जल्दी जल्दी भूल जाते हो आप. कौन बोलेगा, शुभंकर, ऋषिता, एनीवन, बोलो सर. अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, इस बात का क्या मतलब होता है? इसका एक टर्म्स है, मैं मतलब नहीं पूछा, इसका एक टर्म्स है. इसका दूसरा टर्म्स को क्या बोलते हैं वही मैं पूछा आप लोगों को. क्या सोच में पड़ जाते हो आप लोग, बोलो. सब ऐसा चूक है जैसे मैंने कभी बताया ही नहीं. हाँ, जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रही है बात. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के स्टार्टिंग में ही तो बोला है, सेट्रीज
varies. हाँ सर, ceteris paribus. Other things being equal. Other things being equal या other thing remaining constant. इस वर्ड को लैटिन फ्रेज में क्या बोलते हैं? ceteris paribus. ठीक है, याद रहेगा. अच्छा, इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स हम लोगों ने टोटल मार्केट डिमांड भी पढ़ा था, है ना. टोटल मार्केट डिमांड माने जब मार्केट तो अकेला अकेला नहीं होता है ना सर. मार्केट अकेला अकेला मार्केट होता है क्या? माने ऐसा कोई मार्केट है जहाँ पर तुम ही कस्टमर हो, एक कस्टमर और एक ही सेलर, ऐसा मार्केट है? हाँ, बहुत मुश्किल से मिलेगा. नहीं सर, रियल वर्ल्ड में हाँ एक सेलर हो सकता है. ओलिगोपोली में तो बायलैटरल ओलिगोपोली, एक सेलर एक बायर. एग्जांपल मे भी हो सकता है, रियल वर्ल्ड में ढूंढना बहुत मुश्किल है ना. बोलो. उसका बेचने वाला कौन है और खरीदने वाला? मतलब एक्चुअली बेचने वाला भी गवर्नमेंट है और खरीदने वाला भी गवर्नमेंट ही है. मैंने आप ऐसे बोल सकते हो कि बेचने वाला गवर्नमेंट है, खरीदने वाला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है. हाँ वही, इसलिए ये प्रॉपर इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि बेचने वाला खरीदने वाला कहीं ना कहीं इंटर डिपार्टमेंटल ही हो रहा है ना. गवर्नमेंट का ही मैन्युफैक्चरर, गवर्नमेंट का ही परचेजर. तो इसमें प्रॉपर बाइंग सेलिंग कॉन्सेप्ट डेवलप करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, स्पेशली इन इंडिया, है ना. लेकिन हाँ, जैसे मानो अभी इंडियन गवर्नमेंट तो आर्म्स एम्युनिशंस बना भी रहा है, जिसको हम लोग फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. हम लोगों से फिलीपींस, म्यांमार, थाईलैंड, जिसका भी मिलिट्री रिसोर्सेज जरूरत होता है, जैसे कि म्यांमार का बहुत जरूरत है आजकल, तो म्यांमार हमसे परचेस करता है. फिलीपींस करता है, अफ्रीकन नेशंस करता है, तो बहुत सारे नेशंस हो गया ना. समझ में आ रहा है? चलो ठीक है. अच्छा, तो जैसे कि डिमांड कर्व ड्रॉ करना तो सीख गए थे. तो बेसिकली डिमांड कर्व का अगर आप बेसिक फंक्शंस आपके सामने में ड्रॉ करो, तो बेसिक फंक्शनलिटीज कुछ इस तरह का हो रहा है ना सर, कि कोई प्रोडक्ट अगर हम लोग बाई करते हैं, तो जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट का दाम कम हो जाता है, वैसे वैसे उसका डिमांड बढ़ने लगता है ना. वैसे वैसे उसका डिमांड बढ़ने लगता है. और ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में डिमांड कर्व का एक ग्राफिकल प्लॉट होता है. से फॉर एग्जांपल एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, इसमें एक जीरो, ये क्या हो जाता है सर? ओरिजिन. वेरी गुड सर. इसमें अगर मैं इस साइड में प्राइस क्वांटिटी दूं, 10, 20, 30, ऐसा कुछ भी हो सकता है. जस्ट एग्जांपल के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ. 40, 50, और इधर प्राइस इधर दे दो, ये क्वांटिटी हो गया, और इधर प्राइस दे दो. प्राइस में 1, 2, 3, 4, 5. तो कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि जब दाम 5 टका, डिमांड 10 क्वांटिटी. दाम 4, डिमांड थोड़ा सा इंक्रीज करेगा. दाम 3, डिमांड थोड़ा और इंक्रीज करेगा. दाम और कम करो, डिमांड और बढ़ा दो. दाम हम और कम करो, डिमांड और बढ़ा दो. तो लुक एट दिस पैटर्न. ये पैटर्न जो बना, और मैंने भी देखना सर अपर लेवल से लोअर लेवल में ड्राइंग किया, है ना. जब मैंने इसको ड्रॉ किया, मैं ऐसा नहीं किया, है ना. इस तरह से मैं इसको नहीं खींचा. इवन आप लोग भी देखना, जब खुद ड्रॉ करोगे आप ऐसे नहीं खींचोगे. आप जब उसको खींचोगे तो इस तरह से खींचोगे, माने डाउनवर्ड मूवमेंट में इसको आप खींचोगे. तो ये डाउनवर्ड क्यों होता है, ये क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस हो जाएगा. इसमें मतलब सिर्फ डाउनवर्ड का ही क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा, इसके साथ साथ और भी रेलिवेंट क्वेश्चंस भी आ सकता है, उसका भी जवाब मिल जाएगा. मैं बोल सकते हो सर, एक तीर 3-4 पक्षी हम लोग मार सकते हैं. जो बोलता है ना, एक निशाना, हाँ एक तीर 2 निशाना. ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते शायद एक तीर से 4-5 निशाना साध देंगे. ठीक है, क्योंकि ये जो 4-5 पॉइंट्स है, ये 4-5 पॉइंट्स भी मार्केट मतलब इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है. प्लीज फोकस करिए और समझने का कोशिश करिए, और जहां प्रॉब्लम होगा पूछिए, है ना. जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन डेवलप किया गया है,
पीई इक्वल्स टू, लोग हो सके ना कॉपी लेके बैठो और इम्पोर्टेंट नोट्स को, मैंने जहां जहां आपको लगता है आप उसको शॉर्ट पॉइंट्स में मेरे साथ साथ लिखते भी चलो। इसमें क्या होगा, आपको आदत भी बनेगा। क्या होता है ना, पेन कॉपी लेके बैठने का आदत करना चाहिए। आप लोग सिर्फ सुनते हो, कभी कभी मेरा बात पसंद नहीं आता है तो कंसंट्रेशन लैग भी करते हो, इसलिए यूज पेन एंड कॉपी यूज किया करो। मैं मानता हूँ कि मैं नोट्स लिखाता नहीं हूँ ये सब सब्जेक्ट्स में, क्योंकि नोट्स लिखाने से बहुत समय लग जाता है, लेकिन एटलीस्ट पॉइंट्स को तो नोट डाउन कर सकते हो। हाँ, कि हम लोग आज क्या क्या टॉपिक पढ़े उसका एक शॉर्ट पॉइंट, जैसे सिंपल कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग आज रैशनल फॉर द लॉ ऑफ डिमांड या फिर व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक का एक इक्वेशंस होता है जिसमें आप अपना शॉर्ट नोट यूज कर सकते हो, पी इक्वल्स टू ए सी प्लस आई। ठीक है, ये एक इक्वेशन डेवलप होता है। अब ये इक्वेशन क्यों डेवलप होता है, किस लिए डेवलप होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पॉइंट आता है। ठीक है, पीई इक्वल्स टू ए सी प्लस आई ई, प्राइस इफेक्ट, पीई माने प्राइस इफेक्ट। ठीक है, पी माने प्राइस इफेक्ट, एसी माने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और आई माने इनकम इफेक्ट। सवाई लिखছে তুই লিখছিস না? হ্যাঁ, কপি আনিস নি? পেজ দেবো? तो पी इक्वल्स टू ए सी प्लस आई ई। ठीक है, इस इक्वेशन कहाँ से आ गया सर, अचानक से आप इक्वेशन बताते हैं, है ना सर? अचानक से नहीं बताया जा रहा है, इसके बारे में पहले भी हल्का फुल्का डिस्कशन हुआ है। ठीक है, जैसे प्राइस इफेक्ट, इसको बंगाली में बोले तो ऐसे बोलते हैं दामेर प्रभाव। की बोले? दामेर प्रभाव। हाँ, अब बंगाली आजकल लोगों को पसंद नहीं आता, देसी भाषा लोगों को पसंद नहीं आता, अंग्रेजी में बोल, है ना? वो एक गाना है ना, अंग्रेजी पीट दे, है ना, वैसा होगा। ठीक है, ठीक है। तो पी माने प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट माने दाम प्रभाव, माने इसको हिंदी में बोल सकते हैं दाम का एक प्रभाव रहता है। प्रभाव समझते हो ना, इम्पैक्ट। इंग्लिश कितना अच्छा लगता है, प्रभाव बोले, क्या प्रभाव होता है, इम्पैक्ट होता है ना, इम्पैक्ट होता है। मैं बचपन में 7-8 में पढ़ता था, अचानक से एक बड़े सीनियर भाई, एक दादा बड़े क्लास का, तो ऐसे मेरे को आगे बोलता है कि ऐसे एक वर्ड यूज करता है, तो मेरे को उस टाइम पे ना उस वर्ड का प्रॉपर मतलब उतना पता नहीं। तो ऐसे देयर इज अ, ऐसे बोलता है कि कंपैरिजन। ठीक है, तो और कंपैरिजन वर्ड को भी ऐसे थोड़ा सा कोलकाता में आके कॉलेज वगैरह में पढ़ गए ना, प्रोनाउंसिएशंस भी अलग ही लेवल का कर रहे हैं। हम लोग ऐसे नॉर्मल बंगाली बच्चा लोग क्या होता है, ठीक है, कंपैरिजन ऐसा करके बोलता है। हाँ, तो ऐसे कंपैरिजन, हाँ ऐसे करके कंपैरिजन, हाँ क्या कंपैरिजन, क्या क्या बोल रहे भाई, क्या मतलब क्या ये कंपैरिजन का? हाँ, तो ऐसे टोन में बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कितना क्या चाह। बाद में मैं घर जाके डिक्शनरी देखा, बोले, क्या कंपैरिजन कंपैरिजन कर रहा था, पता तो करे कंपैरिजन, पता चला अच्छा ये कंपैरिजन बोल रहा है। ठीक है, हम लोग बंगाली बोर्ड वाले ऐसा उतना तो प्रोनाउंसिएशंस पे तो हम लोग का तो बत्ती गुल है ना। ठीक है, थोड़ा कोशिश किया, हाँ, ये मतलब निकल, वैसा बात है, इम्पैक्ट जब भी। ठीक है, तो बेसिकली हर चीज के डिमांड पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है, प्राइस। वेरी गुड सर। तो प्राइस का इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टीई। ठीक है, प्राइस इफेक्ट। ठीक है, तो दाम का प्रभाव किस पे डिपेंड करता है सर? दाम का प्रभाव डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से एज वेल एज इनकम इफेक्ट से। ना क्वेश्चन इज सर व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन? आप किताबी बात को थोड़ा नजर छोड़ो, छोड़ो, इग्नोर करो, आप कंसंट्रेट करो प्रैक्टिकली जहां पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, जब एक चीज का दाम गिरता है, इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन दी सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज। मानो दो प्रोडक्ट है, आपको कोई एक प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, या तो वो लेंगे या तो दूसरा लेंगे, दोनों में सब्स्टिट्यूशन है आपके सामने।
तो अगर आप सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट को लेना चाहते हो या समझना चाहते हो तो सिंपल बात है कि भाई जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे चाय या कॉफी, ठीक है, इजी एग्जाम्पल लिया। अगर चाय का दाम ज्यादा हो जाता है पब्लिक बोलता है हम कॉफी पियेंगे, चाय का दाम कम हो जाता है तो पब्लिक बोलता है हम चाय पियेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन उठता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। रिलेटिव वर्ड कहां से आ रहा है? कंपैरिजन, ठीक है भैया, इसलिए मैं कंपैरिजन वर्ड इज कंपैरिजन कैसे बोलते हैं, कंपैरिजन, टी एंड कॉफी का कंपैरिजन। तो कॉफी के कंपैरिजन में चाय का दाम क्या हुआ है, या चाय के कंपैरिजन में कॉफी का प्राइस में क्या डिफरेंसेस आया है, ठीक है। सो व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन अदर सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज, रिलेटिवली चीपर। एंड दिस इंड्यूसेस माने फोर्स करना, वेरी गुड सर, फोर्स करना। दिस इंड्यूसेस द कंज्यूमर टू सब्स्टिट्यूट द कमोडिटी whose price has fallen, जिसका दाम घट रहा है कंज्यूमर उसके पीछे थोड़ा भागता है। हेलो, ये कंज्यूमर का नेचर है कि जो सस्ता होगा हम उसके तरफ चले जाएंगे। सेम दाम सेम प्रोडक्ट अगर दो जगह में बिक रहा है, दोनों सेम चीज है, तो आप जो सस्ता देगा उसी के पास जाओगे, ये सुनो, है ना। मार्केट में एक दोनों बंदा मैंगो बेच रहा है, ठीक है, दोनों सेम मैंगो है, एक बेच रहा है 120 टका केजी में, एक बेच रहा है 140 टका केजी में, ठीक है। तो आप किसके पास जाओगे, 120 के पास कि 140 के पास? 120 के पास। तो वेरी गुड, ये नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट है ना। तो जब सब्स्टिट्यूट मिल जाता है आपको, ठीक है, दो अलग अलग सब्स्टिट्यूट मिल जाता है आपको। जैसे मानो मार्केट में दो तेल कंपनी है, एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम है और एक भारत पेट्रोलियम है। मानो भारत पेट्रोलियम में पेट्रोल थोड़ा सस्ता है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में पेट्रोल थोड़ा सा महंगा है, 50 पैसा 1 टका महंगा है। तो गाड़ी वाला के लिए तो 50 पैसा 1 टका भी मायने रखता है। वो क्या करता है, वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम को छोड़ के भारत पेट्रोलियम का तेल लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि फिर क्यों, क्योंकि थोड़ा सस्ता मिल रहा है, पेट्रोल तो दोनों ही है। अलग बात है, क्वालिटी चेकिंग बाद में हो जाएगा। क्वालिटी में नॉर्मली पहले क्वालिटी, टेस्ट, प्रेफरेंस वो बाद में आता है, पहले पैसा, है ना। जैसे रिलायंस का पेट्रोल बहुत अच्छा होता है लेकिन थोड़ा महंगा होता है। मार्केट में रास्ते में जाओगे ना, एसआर का भी मिलता है, रिलायंस का भी मिलता है। रिसेंट ट्रेंड में रिलायंस का पेट्रोल पंप थोड़ा सा पहले से बेहतर दिखने को मिलता है बंगाल में। पहले रिलायंस का पेट्रोल पंप मिलता ही नहीं था, अगर मिलता भी था ना, क्योंकि रिलायंस का क्वालिटी हाई है, 2 टका 3 टका दाम ज्यादा है, कोई परचेस ही नहीं करना चाहता था रिलायंस का पेट्रोल। सर आपको कैसे पता? सर मेरे फैमिली बिजनेस में ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस, तुम समझ सकते हो कि ट्रांसपोर्टिंग के बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? तेल ठीक है। तो क्योंकि तेल का दाम से ही डिपेंड करता है कि मैं भाड़ा क्या चार्ज करूँ, ठीक है। जैसे कोलकाता में हम लोगों का बड़ा बाजार में ट्रांसपोर्ट है, पापा चाचा और भी एक अंकल है, पार्टनरशिप में कम से कम 30-40 साल हो गया सर बिजनेस का, ठीक है। सो ये लोग हमेशा जब भी भाड़ा चार्ज करता है पेट्रोल का दाम पे हिसाब करता है। जब दाम कम होता है तो ये लोग भी थोड़ा भाड़ा को कम करता है, और जब दाम ज्यादा हो जाता है तो इनको भी भाड़ा ज्यादा करना पड़ता है ना। ऊपर से मार्केट में ऐसे तो कंपटीशन है ही, है ना। आप कितना, आपका ड्राइवर को आप कितना देते हो, अगर कोई दूसरे के ड्राइवर को कम पे करता है तो वो थोड़ा कम ले सकता है। सपोज मेरा ड्राइवर मेरे से 15,000 का सैलरी लेता है, ठीक है, आप भी ट्रांसपोर्ट में हो मानो, ठीक है, आपका भी ट्रांसपोर्ट है लेकिन आपका ड्राइवर 10,000 में काम करता है। तो जो मैं ट्रांसपोर्टिंग का कॉस्ट चार्ज करूंगा उसमें मेरा ड्राइवर का कॉस्ट, गाड़ी में एक हेल्पर होता है ट्रक के अंदर, हेल्पर का कॉस्ट जानते हो ना सर? हाँ, लोकल भाषा में उसको खालासी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खालासी। आप लोग ये सब जानते नहीं है सब, ठीक है, जाना करो सर, सब देसी भाषा है और यूज होता है। बड़ा बाजार में जाओगे ना यही सब बात करते हैं, लेबर, खलासी, ड्राइवर। सर बड़ा बाजार नहीं जाएंगे, क्या कर लोगे आप? अरे सर, ओ, पैसा वहीं पर होता है जहाँ ये सब कच्चा बात होता है, पैसा वहां पर होता है, सोफिस्टिकेटेड एरिया में पैसा नहीं। आपको लगता है बड़े बड़े कांच के बिल्डिंग में पैसा है, पैसा तो है जहां पर धूल धक्कड़ चलता है वहां पैसा है। नहीं समझा? ये जो बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं, आपको क्या लगता है बिजनेस का पैसा किन के पास है? जो सूटेड बूटेड रहते हैं उनके पास। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ जो लोग ऐसे सारा दिन धूल धक्कड़ के अंदर है ना, उनके पास सूटेड बूटेड से ज्यादा पैसा है ऑन एन एवरेज। कैसे? क्योंकि बेस बिजनेस एरिया वहीं पर है। बड़ा बाजार 2 दिन बंद हो जाएगा, पूरा मार्केट बंद हो जाएगा। और सिर्फ कोलकाता का मार्केट नहीं, आसपास का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, इवन नॉर्थ ईस्ट का भी मार्केट बंद हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि उन सबका सप्लाई कोलकाता करता है। तो समझ में आ रहा है सर? पूरा आसाम का मार्केट यहाँ से जाता है, बिहार का आधा, आधा बिहार क्या, पूरा बिहार बस से लद लद के जाता है। ट्रक तो जाता ही है, बस लद लदा के लेके जाता है, क्योंकि सबसे नजदीकी मार्केट है। झारखंड तो पूरा ऐसे ही डिपेंडेंट है, और उड़ीसा भी, उड़ीसा भी। क्या समझ रहे हो सर? बड़ा इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। चलो, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सब जहाँ लोकल एरिया है थोड़ा जाना करो, ठीक है? सूटेड बूटेड से बाहर निकलो। जिंदगी में पैसा तो चाहिए ना, रे सबको चाहिए, है ना? तो कहाँ पैसा है उसका पता तो करना चाहिए। सर आप बहुत पैसा पैसा कर रहे हो, अरे मैं नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्ट कर रहा है। इकोनॉमिक्स इज द मनी मेकिंग पेपर, ठीक है? और देखो भाई, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे, तो आपको तो पता होना चाहिए पैसा कहाँ है। ऑडिट करने जाओगे, हाँ, टैक्स फाइलिंग करोगे, आपका क्लाइंट कौन बनेगा? पैसा वाला लोग करेगा ना। जिनका टैक्स फाइलिंग नहीं होगा, जिनका अकाउंट्स का हिसाब नहीं होगा, जिसका बैलेंस शीट को ऑडिट नहीं करना है, ठीक है, ऐसे लोगों के पास थोड़ी ना जाओगे आपको। आपका क्लाइंट तो वही होगा ना। 1 करोड़ कमाता है, आपको बोलेगा भाई कुछ भी करके 50 लाख दिखाओ, उसका इनकम है 1 करोड़ का, लेकिन आपको बैलेंस शीट में दिखाना है 50 लाख का। हाँ, हाँ सर, यही फ्रॉड करने का आप पैसा लोगे उनसे। आप उनका 50 लाख इनकम कम दिखाओगे, सरकार के घर में वो 10 लाख टका टैक्स कम करेगा, ठीक है? तो आप जो 10 लाख टका टैक्स कम उनसे पे करवाओगे ना, बदले में 2 लाख टका आप उनसे चार्ज करोगे एक्स्ट्रा। फीस तो ना अलग है, फीस अलग है। फीस क्या, फीस तो 4,000 5,000 का फीस है, वो अलग है। कंसल्टेंसी 500 टका अलग है। कंसल्टेंसी 500 का अलग, फीस 4,000 का अलग। ये ये जो डुप्लीकेसी हेरा फेरी किया, पैसा तो उसमें बनता है। 1 करोड़ का पैसा तुम दिखा रहे हो 50 लाख। सर कैसे? वही तो, कच्चा पक्का करना है सारा चालान वगैरह में, कौन सा हिसाब दिखाना है, कौन सा हिसाब नहीं दिखाना है। सर आप तो इलीगल चीज सिखा रहे हो। मैं नहीं, इलीगल चीज नहीं सिखा रहा, जो मार्केट प्रैक्टिस है मैं वो बता रहा हूँ। सिखा क्यों नहीं? सीखने वाला ऐसे ही सीख जाता है, 2 नंबरी किसी को सिखाया नहीं जाता। 2 नंबरी करने वाला 2 नंबरी कर ही लेता है। 2 नंबरी सिखाया जाता है? हाँ, मन 2 नंबरी होता है। 2 नंबरी क्या होता है? मन, मन। इंसान का माइंड 2 नंबरी होता है। ललच आ, लप लपा, एल्फेन लीवे। समझ रहे हो सर? इसलिए मैं आपको जड़ का खबर देता हूँ, कहाँ जाना है, सूट बूट पहन के रहना है। भारत एक गर्मी का देश है, धोती, लुंगी और एक कॉटन का शर्ट पहन के बैठ, सूटेड बूटेड मर जाएगा बंदा। गलत हो ना सर? भारत में सूट बूट सूटेबल नहीं है। 45 डिग्री में सूटेड बूटेड, बोका बोका नहीं लग रहा आपको? हाँ, इसीलिए ना। तो इंडिया में सूटेड बूटेड मेरे को तो बहुत बोका बोका लगता है। हवाई चप्पल पहनो, धोती पहनो, लड़का लोगों को बोल रहा हूँ, लड़कियों के ऑप्शंस बहुत है, ठीक है? धोती पहनो और शर्ट पहनो, बस। साउथ इंडियंस को देखें सर, सारा बिजनेस साउथ इंडियन करते हैं। मेडिकल का बिजनेस, मतलब हेल्थ सेक्टर्स का, इंजीनियरिंग सेक्टर्स का, और साथ में देसी स्वैग भी रखा है। देसी स्वैग रखा कि नहीं रखा? अभी नया स्टार बना है सर, अन्ना मलाई, देश का फ्यूचर प्रधानमंत्री, लिख के रख लो। तमिलनाडु से बीजेपी का कैंडिडेट है, यूपीएससी क्रैक्ट है, आईआईटी का बनता है। फॉलो करना है ऐसे लोगों को करो, तो समझ में आएगा। राहुल गांधी के पीछे मत भागो, कुछ नहीं है उसको। सीरियसली, तो अन्ना मलाई को सुनोगे ना पता लगेगा, मजाक नहीं कर रहा है। काला काला है देखने में, वो अलग बात है। किसी के रंग से क्या है, कोई काला होगा कोई गोरा होगा। हम लोग तो पहले ये काला आदमी के अंदर बुद्धि नहीं होगा, गोरा आदमी में बुद्धि होगा। ये सब खत्म हो गया दिन। देखे हो अन्ना मलाई को, देखे हो? हाँ, देखा करो। मैं बोला आप देखा करो, अंधा फॉलो नहीं करना है। क्या बोल रहे हैं, ठीक है? आईआईटी में जाता है, आईआईएम में जाता है, लोकल लोगों में बात करे, क्या बोल रहे हैं सुना करो। ऐसे आपके एरिया में वोट में नहीं है, वो तमिलनाडु में। उसको वोट तमिलनाडु वाले देंगे, आप नहीं दोगे। लेकिन
आप जानो कि कौन लीडर कौन बना है, ठीक है। ऐसे लीडर यहाँ भी चाहिए, बिहार में भी चाहिए। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। अगर प्राइस फॉल करता है, प्राइस फॉल करता है, जिसका दाम गिरेगा उसका डिमांड बढ़ेगा, जिसका दाम गिरेगा उसका डिमांड बढ़ेगा। लेकिन जिसका दाम बढ़ जाएगा उसका डिमांड गिर जाएगा, ठीक है। तो बात यह कहते हैं सर, दिस induces the consumer when price of a commodity falls it becomes relatively cheaper than other substitute commodities. This induces the consumer to substitute the commodity whose price has fallen for substitute commodities which have now become relatively expensive. जो महंगा हो गया उसका डिमांड गिर गया। As the result of this substitution effect, the quantity demanded of the commodity whose price has fallen rises, है ना। तो इसका सिंपल मतलब हो रहा है कि जब हम लोग यहाँ पर डिमांड कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या था कि वाई डिमांड कर्व डाउन स्लोप, है ना। तो डिमांड कर्व डाउन स्लोप होने के लिए क्या बता रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी व्हिच प्राइस हैज फॉलन राइजेस, जिसका दाम गिरता है उसका डिमांड बढ़ता है। तो सिंपल बात है, जब किसी का दाम 5 टका था, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का दाम 5 टका है लेकिन 4 टका हो गया, तो अगर जब 5 था तब क्वांटिटी 10 लीटर का था, जब 4 हो गया तो क्वांटिटी 15 लीटर का हो गया। तो 5 में डिमांड 10 लीटर का था, 4 में डिमांड 15 लीटर का है, तो अल्टीमेटली डाउनवर्ड स्लोप हुआ ना। कहने का मतलब ये, आप लोग सोच रहे क्या बार बार तब से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में ये बड़ा ये गिरा, अरे बड़ा गिरने के कारण ग्राफ में क्या हो रहे थे, बात समझ रहे थे ना आप लोग। बढ़ना गिरने के कारण ग्राफ में क्या इंपैक्ट हो रहा है, ड्रॉ करके खुद देखो कि एक प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है दूसरे प्रोडक्ट का दाम गिरता है, ठीक है। एक प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है दूसरे प्रोडक्ट का दाम गिरता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण, ठीक है। या तो हमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल चाहिए या फिर हमें भारत पेट्रोलियम का चाहिए। क्योंकि भारत पेट्रोलियम का सस्ता हुआ है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम महंगा हो गया। तो क्योंकि 5 टका से अगर 4 टका हुआ है भारत पेट्रोलियम का प्राइस, तो पहले अगर 10 टका का 10 लीटर का पेट्रोल बेचता था, अभी 15 लीटर का पेट्रोल उसका सेल हो रहा है एग्जाम्पल के रूप में, तो उसका डिमांड बढ़ गया, किसका, भारत पेट्रोलियम का, कंपेयर टू एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो ये जो दाम कम होने के कारण उसका डिमांड में जो ग्रोथ आया है उसके कारण उसका डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप आया, दिस इज द फैक्ट। तो वन ऑफ द रीजंस है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये बात समझ में आया सीता, शुभंकर बोलो सर, ठीक है क्या बोला सर बुझे चीज तो, हाँ सर। थैंक यू। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या करता है, डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोप करता है, ठीक है। जैसे सोमू बोल रहा था कि लॉ ऑफ डिमांड के कारण होता है, यस दैट्स ट्रू। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो लॉ ऑफ डिमांड का एक पार्ट है, हम लोग इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में पढ़े थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूटेड गुड्स हम लोग ये सब चीज पढ़ चुके हैं। लेकिन यही रीजन है डाउनवर्ड जाने का, इतना डिटेल्स में तो नहीं समझे थे, अभी ये जानना जरूरी है ना। सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड के कारण डाउनवर्ड होता है, भाई समझा दो। आप कंपनी में एनालिटिकल मतलब आपका जॉब हो सकता है सर इन फ्यूचर में मार्केट एनालिस्ट, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट, यही सब जॉब करना पड़ता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट को बड़े बड़े फार्म ऐसे ही नहीं लेता, क्यों, क्योंकि उनके अंदर एनालिटिकल पावर होता है। पास करके जाने से नहीं होगा, ऐसे पास भी नहीं कर पाओगे, बिना एनालिटिकल एबिलिटी का फाइनल इंटरमीडिएट पास नहीं हो सकता, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट कि आप जब पास करोगे तो आपके अंदर वो एनालिटिकल एबिलिटी होता है, तो इंटरव्यू में आपको पूछेगा कि आप कंपनी के इस सिचुएशंस में क्या सजेस्ट करते हो। आपको पता है जब आप कंप्लीट करके जब जाओगे कंपनी में, आपको बैठे बैठे कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना होता है, डेबिट क्रेडिट मेंटेन कर रहे हैं या फिर इकोनॉमिक्स का कोई नोट्स लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। क्या कहता है, बुद्धि ट्रांसफर करना पड़ता है, बुद्धि ट्रांसफर करना पड़ता है। आप जो समझ रहे हो वो कंपनी को बताना होता है, आपके कहने पे कंपनी डिसीजन लेगा, आपके कहने पे कंपनी डिसीजन लेगा, उसका सैलरी देगा आपको, समझ रहे सर, उस चीज का सैलरी देगा आपको। तो इतना पावरफुल तो बनना है। ये मानसिक अपडेट से
इसको मैं लाइसेंस दिया था, ये लाइसेंस यूज क्यों नहीं करता? मानसी, मानसी तुमको जो लाइसेंस इशू किया था वो वाला कोर्ट से क्यों नहीं ज्वाइन करते आप? सर ऐसे क्या एक्सेस ही नहीं कर रहा था। नहीं, इससे पहले मैं आपको एक आईडी पासवर्ड नहीं दिया था? हाँ सर उसे किए तो थे, तो लॉगिन ये किए तो थे। तो उसी से तो आप ज्वाइन करोगे। वो जो आईडी पासवर्ड मैं आपको दिया था उसी से तो ज्वाइन करना चाहिए ना। ये वाला से आप लोगों का अनवेरीफाइड हो जाता है, और अनवेरीफाइड से थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज होने से बहुत दिक्कत होता है। क्योंकि आपके लिए मैं इसलिए जल्दी दिया था क्योंकि आपके वहां पर नेटवर्क का बहुत इशू है ना। आप उसको फिर से नेक्स्ट दिन से अच्छा ट्राई करना, ठीक है? अभी क्लास करो, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से आप उसको ट्राई करना। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है? कारण समझ में आ गया? इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट क्या है कि व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, consumer can buy more quantity of the commodity, which is given income. As a result of fall in price of the commodity, the consumer real income or purchasing power increases. The increase induces the consumer to buy more of same commodity. This is called income effect. अने कॉन्सेप्ट इज दैट कि आप लोगों को क्या लगता है, ये फ्रिज, एसी, ये सब चीजों का दाम बढ़ा है कि गिरा है? ओवरऑल बढ़ा है। हम्म, दाम गिरा है, बढ़ा नहीं। ओवरऑल दाम गिरा है। जितना समय जा रहा है कॉम्पेरेटिवली दाम गिर रहा है। पहले 25,000 में एसी नहीं आता था, 20,000 में एसी नहीं आता, 20,000 में एसी मिल रहा है। 1.5 टन एसी 19,000 20,000 में अवेलेबल है। मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली, इट्स रियली अवेलेबल। आप दिखा भी सकता हूँ। जहाँ 1.5 टन एसी के लिए लोगों को 40,000 45,000 35,000 खर्चा करना पड़ता था, वहां पर 19,000 20,000 में ले रहा है। ओरिजिनल फर्स्ट हैंड एसी, सेकेंड हैंड नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों का, टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट का दाम कमा है। मोबाइल का, स्मार्टफोन का दाम गिरा है कि बढ़ा है? ओवरऑल, ओवरऑल, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं सर मैं जो लेना चाहता हूँ उसका दाम ज्यादा हो जाता है। आप उस एंगल से बोल रहे हो, है ना? सपोज आप अभी जो वर्जन यूज कर रहे हो, आपका नेक्स्ट वर्जन उससे महंगा होगा। वो तो आप वर्जन चेंज कर रहे हो, आप तो अपग्रेड कर रहे हो, तो महंगा तो देना पड़ेगा। बट मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जिस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो वही टेक्नोलॉजी का फोन अभी कम दाम में मिलेगा कि ज्यादा दाम में मिलेगा? कॉम्पेरेटिव प्राइस कम ही हो जाता है। सपोज आप कोई फोन आज से 3 साल पहले 10,000 में लिया था, ठीक है? आज के रेट में वही फोन या तो 10,000 में ही है या फिर 8,000 9,000 कैटेगरी में चला गया। उठ के देखो, उल्टा आपके 10,000 कैटेगरी में या 11, लेकिन आप तो अपग्रेड करोगे, आप तो 10,000 में रहोगे नहीं, है ना? आप 10,000 के बाद नेक्स्ट 15,000 में शिफ्ट करोगे, फिर 20 में, फिर 25, फिर 30, है ना? फिर 1.5 लाख के फोन में जाओगे। समझ गए ना 1.5 लाख मैंने क्या है? 1.5 लाख मैंने, हाँ, आईफोन या आईफोन ठीक है, जब भी हो। तुम्हारा फोन कि हमारा फोन? हमारा आईफोन। तो पॉइंट इज कि दाम बढ़ने के साथ साथ आप एक, आप अपग्रेड कर रहे हो, उसका दाम दे रहे हो, उसका बात अलग है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि पहले स्मार्टफोन नॉर्मल लोग नहीं ले पाता था, अभी 5,000 में स्मार्टफोन अवेलेबल है ना? तो जिनके पास पहले 5,000 नहीं था वो नहीं ले पाता था, मैंने 5,000 तो था लेकिन स्मार्टफोन 5,000 में नहीं था। तो कहीं ना कहीं स्मार्टफोन का दाम क्या हुआ है, कम हुआ है। So when the price of a commodity falls, the consumers can buy more quantity of the commodity which is given income. जब दाम गिर गया तो उसके गिवन इनकम बढ़ गया। हेलो,
बात को समझा करो सर। क्योंकि दाम गिरा है तो ऑटोमेटिकली आपका गिवन इनकम बढ़ जाता है, क्योंकि पहले आप उसको खरीद नहीं सकते थे, आप खरीद सकते। So with this given income, as a result of fall in price of commodity, the consumer's real income or purchasing power increases. चलो आपको अगर प्रमाण चाहिए तो प्रमाण के साथ बात कर लेता है यार, ऐसा क्या है। फ्लिपकार्ट बड़ा पॉपुलर वेबसाइट है ना, आपको सुविधा होगा समझने में। एसी, इसको मैं लो टू हाई कर दूं, कितना बता रहे? 20,000, 22,000 है ना अवेलेबल? हाँ, 20-22 हजार में एसी अवेलेबल है। अभी तो थोड़ा डिमांड हाई हो गया, गर्मी और बढ़ रहा है, जितना गर्मी खींचेगा। कोलकाता में लास्ट एक मंथ में 1.5 लाख एसी बिका है। 1.5 लाख एसी विद इन 1 मंथ। जो भी एसी का दुकान खोला था ना, एकदम धनाधन। ये जो सामने वाला दुकान, लास्ट ईयर इसका एक्चुअली मैंने ये इतना बड़ा दुकान ये शोरूम खोला था, लेकिन इस हिसाब से इसका सेल नहीं था। एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मेनली यही दिन थे इसका दुकान ये था। मेरा स्टूडेंट का ही है, ठीक है, सत्यम बोल के, मेरे पास स्टॉक मार्केट पढ़ता था। बाद में मेरे को पता चला कि उसका है बोल। तो इतना दिन से कहीं ना कहीं उतना सेल नहीं था, लेकिन इस बार तो एकदम दे दनादन। हाँ, और जितना गर्मी बढ़ेगा तो इसीलिए तो 20,000 में 20,000 में 1.5 टन मिल रहा था मार्क्यू का, या तो 0.7 टन दिखा रहा है। मैं आपको 10-15 दिन, जब मैं परचेस कर रहा था उस टाइम पे मैं सर्च किया था ना सर, तभी मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अभी ओवर डिमांड है, इसलिए 0.7 टन का दाम 21,000 कर दिया। वो अलग रीजन है, ये अलग रीजन है। ये तो डिमांड अलग कारण से बढ़ रहा है, ये प्राइस इंपैक्ट नहीं कर रहा है अभी। ये तो टेस्ट प्रेफरेंस पे चला जा रहा है, क्योंकि दाम कुछ भी वो लोग लेगा ड्यू टू गर्मी। समझ रहे सर? सो नाउ पॉइंट इज वेरी सिंपल। मैं आपको बस इतना ही कहना चाह रहा था कि इनकम इम्पैक्ट, इनकम इफेक्ट कैसे होते हैं कि ओवरऑल अगर चीजों का दाम कम होता है, ओवरऑल अगर चीजों का दाम कम होता है, आपका इनकम बढ़ जाता है। माने आप पहले जो खर्चा करते थे उससे कम खर्चा में आपको सिमिलर काइंड ऑफ चीज आ जाएगा। तो वही चीज बता रहे कि when a price of a commodity falls, the consumer can buy more quantity of the commodity which is given income. As a result of fall in the price of the commodity, consumers' real income or purchasing power increases, and this increases induce the consumer to buy more the same commodity. यानी वही commodity वो ज्यादा खरीद सकता है या फिर दूसरे commodity में भी खर्चा कर सकता है। Say for example, चलो अब ऐसे तो इसी का एग्जांपल दिया, मार्केट में नॉर्मल टोमेटो का एग्जांपल दे देते हैं सर। लास्ट ईयर टोमेटो का प्राइस 500 टका केजी हो गया था, 500-400 रुपीज केजी, 400 टका 1 केजी टमाटो का दाम। ठीक है, अब तुम बाजार जाते हो, 1 केजी टमाटर तो एक नॉर्मल 4-5-6 जन की फैमिली में 1 केजी टमाटर नॉर्मल बात है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग हर इंडियंस लोग हर तरह का सब्जी में टमाटो का यूज करते हैं, टमाटर का चटनी भी खाते हैं, है ना, टमाटर का वेराइटीज वेराइटीज यूज है, सलाद में टमाटो यूज करते हैं। सो 400 टका केजी, 1 केजी टमाटर में नॉर्मल मार्केट जाते हैं ना, 400 टका एक दिन का बाजार होता है ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज एक स्मॉल फैमिली में 400 टका का एक दिन का बाजार है, जिसमें सारा सब्जी आ जाएगा, इवन मछली भी आ जाएगा बंगाली फैमिली में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि तुम 400 टका लेके जाओगे तो पूरा 1 केजी तो तुम्हारा टमाटो पे ही चला जाएगा, पूरा 1 केजी तो टमाटो पे चला जाएगा, तो बाकी सब्जी तो नहीं खाओगे, सिर्फ टमाटो खाओगे क्या? तो ऑटोमेटिक बात है कि जब टमाटो का दाम 400 टका केजी है, तो आपका सारा इनकम का एक बड़ा सा हिस्सा टमाटो पे चला जाता है। अब कितना ही कम लोगे, 250 ग्राम, फिर भी तुमको 250 ग्राम के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है? 100 रुपया। 250 ग्राम के लिए भी आपको 100 रुपीज का खर्चा करना पड़ता है, जहां पर आपको ओवरऑल मार्केट होता है 400 टका का, उसमें 100 टका खा लेता है टोमेटो अकेला। जहां एवरेज में सब्जी को 30 से 40 टका या 50 टका पर सब्जी में जाता है। कैलकुलेशन करते हो कभी? क्या करो सर, खाते हैं, कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब इतना है कि अगर टोमेटो का प्राइस 400 टका में जब गिरने लगा, 400 से जब टोमेटो 200 होने लगा, अभी तो मार्केट में 40 टका केजी है, 40-50 टका केजी है टोमेटो। ठीक है, 40 और 50 रुपीज, हार्डली 60 रुपीज केजी, एरिया वाइज डिफर करता है। सॉल्ट लेक में थोड़ा महंगा, केस्टपुर में कॉम्पेरेटिवली रीजनेबल,
थोड़ा और पास में जाओ, जगतपुर बोल के एक जगह है, ठीक है, वहां पर और थोड़ा सस्ता मिलेगा, ठीक है। मैंने किष्टपुर में अगर 50 रुपीज के जी है, तो जगतपुर में जाओगे तो आपको 40 रुपीज 35 रुपीज के जी में मिल जाएगा। और सॉल्ट लेक में वही चीज 70 टका 80 टका के जी में मिलता है। महंगा है सॉल्ट लेक, एक्सपेंसिव है। सॉल्ट लेक का लोग इधर आते हैं डेली सुबह सब्जी खरीदते, क्यों नहीं आएगा, सस्ता मिलेगा। चाहो तो बिजनेस भी कर सकते हैं, किष्टपुर से सब्जी लाओ, सॉल्ट लेक में जाके बेचो। इसको आर्बिट्रेज कहते हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, दिस कॉल्ड आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में सिखाते हैं, सस्ता मार्केट से खरीदो, महंगा मार्केट में बेचो। समझ रहे सर? स्टॉक मार्केट में स्टॉक होता है, बीएसई और एनएसई दो मार्केट है। बीएसई में शेयर का दाम मान लो 100 टका चल रहा है, एनएसई में चल रहा है 100 टका 50 पैसा। तो बीएसई में 100 टका में खरीदो और एनएसई में 100 टका 50 पैसा में बेच लो, तो ये जो 50 का गैप हुआ ना, ये 50 पैसे का तुम्हारा अर्निंग है। वैसे तुम 1000 शेयर में करोगे तो 1000 × 50 500 टका का अर्निंग मिल जाता है। सर क्या क्या सब बोल रहे हैं, छोड़ो। तो इनकम इम्पैक्ट समझ में आ रहा है सर? प्रोडक्ट का प्राइस गिरेगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा। पहले तुम 400 टका में 100 रुपीज तो टोमेटो को ही दे देते थे, अब 400 से जब वो 40 हो जाता है, तो तुम्हारे हाथ में अभी भी 450 टका बचता है। उस 450 से तुम टोमेटो एक्स्ट्रा भी खरीद सकते हो या फिर दूसरा प्रोडक्ट भी खरीद सकते हो। तो कहीं ना कहीं जब प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है, ठीक है, जब प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है उसका डिमांड इतना बढ़ता है कि इनकम इफेक्ट आ जाता है और डिमांड बढ़ जाता है। अभी मैंगो मार्केट में आया है सर थोड़ा थोड़ा, ठीक है, लेकिन महंगा है 150 टका, किसी किसी जगह में 200 टका, ठीक है। लेकिन हम लोग इंडियंस मैंगो कितने में प्रेफर करते हैं? 60 रुपीज, 70 रुपीज, जोर से जोर 80 रुपीज के जी। थोड़ा क्वालिटी वाला लैंगड़ा, बंगाल का फेमस है लैंगड़ा। हाँ नहीं सर, लैंगड़ा क्वालिटी वाइज काफी बेहतर है। हिमसागर, चलो डोंट माइंड सर, मैं इसके बारे में भी जानता हूँ। जो लोग बांग्लादेश का होता है ना सर, कॉम्पेरेटिवली मैंने बंगाल जिसको बोलते हैं, तुम लोग हो बांग्लादेश का, ठीक है, इसीलिए हिमसागर उनको प्रेफरेबल है, ये मैं देखा हूँ, ठीक है। जो इधर वाला होता है वो लैंगड़ा प्रेफर करता है, ठीक है टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाला बात हो गया, ठीक है। लेकिन अगर तुम दाम और क्वालिटी वाइज पूछो, हिमसागर सस्ता होता है, लैंगड़ा थोड़ा महंगा होता है। मैं आपको ये वाला बोलता, जात सर पात नहीं हमारे करता। साइड में मिलता है सर दूधिया आम बोल के एक। दूधिया, हाँ वो भी, वो कोलकाता में नहीं मिलता है सर। सर वो बहुत मीठा सर, मुझे खा के एकदम मजा आ जाएगा सर। कहाँ पर, बिहार में या यूपी में? हाँ सर, हाँ बिहारी पे में, हाँ। बिहार यूपी में दूधिया। ऐसे भारत के हर स्टेट में अलग अलग टाइप का मैंगो मिलता है। बंगाल का भी अपना वैरायटी है, बिहार झारखंड का भी वैरायटी है, यूपी बिहार का भी है, महाराष्ट्र में बहुत वैरायटी मिलता है, बहुत वैरायटी मिलता है महाराष्ट्र में। चलो अलग बात है, मैं आपको बस इतना कह रहा हूँ। क्या जा रहा है? एमिरेट्स जा रहा है, एमिरेट्स जा रहा है, इसीलिए बहुत बड़ा है, तभी इतना आवाज कर रहे हैं। मेरे घर के ऊपर से जा रहा है। हाँ, 5 किलो। हाँ हाँ हाँ, अरे मेरे 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 घर के सामने भी है, मेरा नेटिव में भी एयरफोर्स है, कोलाई कुंडा बोल के एयरफोर्स का नाम है। परसों कल का टेम्परेचर आया था वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट टेम्परेचर 45.6 कोलाई कुंडा में। और उसका आवाज थोड़ा अलग होता है, ऐसा नहीं होता, वो तो ऐसा हिल जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। हाँ, और सबसे अच्छा बचपन में जब हम लोग पॉटी करने बैठते थे ना, बचपन में बच्चा हालत में, ठीक है, तो फाइटर प्लेयर फोर्स ज्यादा था ना, डर के मारे पॉटी से उठ के आ जाते थे ये सबसे यूनिक होता था। मैंने इतना रोएगा बच्चा। हाँ, आदत नहीं हो, बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, और एयरफोर्स का जब भी प्लेन जाएगा ना, गो करके अलग से आवाज दे रहे, ऐसा गो करेगा ना, वो बच्चा भी पॉटी में उसको माँ बिठा के रखा, वो पॉटी से बेड में आ जाएगा। तुम लोग भी अभी कभी अगर ऐसे एयरफोर्स एरिया में कभी रहोगे ना, ठीक है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में डर जाएगा, क्या हुआ, ऐसा हो गया। हाँ, बहुत जोर से आवाज। कॉमर्शियल प्लेन का कोई आवाज ही नहीं है, ये तो साउंड लेस है। इतना बड़ा एरोप्लेन गया अभी, हम लोग शायद देखते तो पता चलता। ये भी जो गया बहुत बड़ा एरोप्लेन गया, वहां पर छोटा छोटा प्लेन होता है लेकिन आवाज बहुत करता है।
पावर जनरेट होता है ना, वो बहुत स्पीड में जाता है। ये तो ऐसे बस के जाता है, ये तो ऐसे ऐसे जाता है, ये जो जाता है ऐसे लगता है कि दौड़ के हम जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। और एयरफोर्स का प्लेन जब जाता है वो हवा में उड़ता है, ईसा ईसा भयंकर उड़ता है। सबसे ज्यादा वो इन लोगों का सबसे ज्यादा चलता है 26 से पहले, या तो 26 जनवरी या फिर कोई वार सिचुएशन होगा तो ये लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं। 26 जनवरी में ऐसे उन लोगों को ऐसे दिखाना पड़ता है ना। फिर लोग फिर से स्टार्ट कर, फिर से तेल आ गया। 3 बार ऐसा हुआ, वो लास्ट में वो बोली कि मुझे डालने का मूड ही नहीं है मेरे पास। 3 बार आते नहीं तरह का डेटा है फोन के बीच में। अच्छा, तो इनकम इम्पैक्ट समझ गए सर, ठीक है। मैंने जैसे ही प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा, आपके पास पैसा पहले से ज्यादा होगा, आप वही प्रोडक्ट ज्यादा परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आम के केस में अभी 150-200 टका केजी है, आप जैसे मार्केट में जाओगे हार्डली 500 आम खरीद के लाओगे, या 2 आम खरीद के लाए, ऐसे 2 पीस दो। इंतजार कर रहे हैं अभी हिमसागर कब आएगा। अभी पूरा इस एरिया का लोग तो हिमसागर का वेट करेंगे, पहला आम हिमसागर आता है, ठीक है। पहला जो आम मार्केट में, बंगाल के मार्केट में आता है, वो हिमसागर होता है। हिमसागर आते ही पहले 80, ठीक है, 100 टका दाम चिल्लाएगा, फिर 2-3 दिन में, ठीक है, दाम गिरते गिरते 80, 70, 60 में जब आएगा, तब मार्केट में लाइन लगेगा, ठीक है। ट्रॉली वाला, वैन वाला सबके पास है, ठीक है। पहले सिर्फ रिच रिच वेजिटेबल सेलर के पास होता है, फिर धीरे धीरे फिर हम लोग हिमसागर खा खा के सबका मन उड़ जाएगा, फिर मार्केट में एंट्री लेगा लैंगड़ा। लैंगड़ा का प्राइस थोड़ा सा हाई होगा, ठीक है, लाएगा लाएगा बोलेगा। और सबसे लास्ट में आता है जैसे उसके बीच बीच में सिंदूरी आम, ऐसे ऐसे बहुत सारा आम रहता है, तो गुलाब खासा, वही सिंदूरी आम उसको भी बोलते हैं। तो इसमें एक रेड एक रहता है, जैसे सिंदूर पहना दिया, ऐसे तरह का। तो आप समझ रहे हो ना। तो अभी आपका परचेसिंग पावर आम खरीदने जाओगे कम हो जाएगा, लेकिन 1 महीने बाद जामाई षष्ठी आएगा। बंगाल का सबसे बड़ा फेमस है बंगालीज का जामाई षष्ठी, ठीक है। जामाई षष्ठी में थोड़ा महंगा चलेगा, जामाई षष्ठी के बाद से ये सब लैंडमार्क डेट है, ठीक है। तो जामाई षष्ठी की जैसी बनेगा, जामाई षष्ठी के बाद से धीरे धीरे कम होना चालू होगा, और कम होना माने आपका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, और परचेसिंग पावर बढ़ेगा माने प्रोडक्ट का डिमांड। बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये सब एक्सेप्शनल सिचुएशंस में नहीं हो रहा है, सब नॉर्मल सिचुएशंस में हो रहा है। नॉर्मल सिचुएशन में, मैंने मार्केट में आम खाने के लिए कोई डॉक्टर ने कुछ बोल दिया कि आम खाने से ये रोग ठीक हो जाएगा। जैसे कोरोना के टाइम पे मौसम्बी, पता है आप लोगों को, कोरोना के टाइम पे डॉक्टर्स लोग बोला था कि मौसम्बी का रस पीने से कोरोना नहीं आएगा। तो बिलीव नहीं करोगे, केस्टोपुर मार्केट में मैं जब भी मौसम्बी खरीदने जाता हूँ, जो रिच लोग हैं पूरा थैली लेके आ जाता है, दुकानदार के पास जितना मौसम्बी होता है सब उठा के लेके चला जाता है। मैं एक फल वाले को जाकर बोलता हूँ कि हम लोग इंसान नहीं है क्या, 500 लेंगे, 1 किलो लेंगे तो हम लोग को नहीं देगा। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे लिए उठा के रखेगा, लेकिन अब क्या करें, ज्यादा पैसा एक साथ सारा बिक जाएगा मेरा, मैं क्यों नहीं दूं। बोले बात सही है, मेरे लिए साइड करके रख। अब मैं उसके जैसा पूरा थलिया भर के नहीं लेके जा सकता। वो आएगा पूरा एकदम, उसके पास मानो 10 किलो मौसम्बी है, वो पूरा 10 किलो उठा के लेके चला जाए। वो कोरोना से पहले बचेगा। हाँ? नहीं, वो मौसम्बी का रस इम्यूनिटी बूस्टर, विटामिन सी है ना उसमें। और विटामिन सी का प्रॉब्लम क्या है, विटामिन सी एक्चुअली स्टोर नहीं होता है। विटामिन सी हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता, मेडिकल में बोला जाता है कि विटामिन सी स्टोर नहीं होता, वो जब खाओगे तब इम्यूनिटी बूस्ट करेगा इतना सा। ऐसे बाकी विटामिन को ऐसे स्टोर किया जा सकता है, विटामिन सी स्टोर नहीं होता है, इम्यूनिटी बूस्टर ये इम्पैक्ट होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, दाम भी वैसे स्काई रॉकेटिंग हो जाता है। जहाँ पर 100 टका 150 टका केजी होता है मौसम्बी, वहां पर 250, 300, 400, 500 कुछ भी केजी बकता रहता है। समझ रहे हैं सर, ये सब एक्सेप्शनल सिचुएशंस है, बट मैं जो बात कर रहा हूँ नॉर्मल सिचुएशंस का। तो एक हो गया सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट, दूसरा हो गया इनकम इम्पैक्ट। सेम कॉन्सेप्ट, देखो सर प्रूव करना है कि सर इनकम इफेक्ट, कॉन्सेप्ट तो समझ गए, लेकिन डाउनलोड कैसे होगा वो तो जान लो। दाम पहले 5 था, अभी 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 0 हुआ, 0 तो होगा नहीं, 5 से मानो 4 हुआ। पहले आप 10 केजी आम लेते थे, ठीक है, 50 से 40 टका केजी हो गया, अब 20 केजी आम लेके आओगे, जैसे इनकम इफेक्ट। समझ गए। तो इसमें भी वही होगा ना, जब दाम 50 टका था हम 10 केजी मैंगो लाते थे, दाम 40 टका हुआ मैं 20 केजी मैंगो लाता हूँ,
अल्टीमेटली डिमांड का ड्रॉ करता हूँ और वो डाउनवर्ड ही होता है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डाउनवर्ड भी किया, इनकम इफेक्ट भी डाउनवर्ड किया, लेकिन उसके पीछे का रीजन समझ में आ गया। थस इसलिए प्रूव ये होता है कि P इक्वल्स टू AC प्लस I, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों मिलके प्राइस इफेक्ट करता है, दोनों मिलके प्राइस इफेक्ट करता है। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, कि मार्केट में नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितना। व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज रिलेटिवली हाई, तो कुछ फ्यू कंज्यूमर्स ही उसको खरीद सकता है, यानी रिच लोग ही परचेज कर सकता है दाम जब ज्यादा चलता है। एंड व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स, मोर नंबर ऑफ कंज्यूमर वुड स्टार्ट टू बाइंग इट, है ना। जब दाम कम हो जाता है तो पहले से ज्यादा लोग परचेस करता है, जो लोग पहले परचेस नहीं कर रहा था वो लोग भी परचेसर बन जाएगा। तो बिकॉज सम ऑफ दोज हु प्रीवियसली कुड नॉट अफोर्ड टू बाय may now afford to buy it. Thus when the price of a commodity falls, the number of its consumer increases. अगर दाम कम होता है तो कंज्यूमर इंक्रीज करता है, और कंज्यूमर इंक्रीज करने से भी तो मार्केट डिमांड बढ़ता है। कंज्यूमर इंक्रीज करने से, यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलग था, इनकम इफेक्ट अलग था, यहाँ पर नंबर ऑफ कंज्यूमर का बात किया जाए। इंडियन मार्केट में जब फॉरेन कंपनीज बिजनेस करता है, ये लोग क्या करना चाहता है, स्टार्टिंग में आके मार्केट पकड़ना चाहता है। भाई KFC, डोमिनोज, ठीक है, ये जो डोमिनोज वाले KFC वाले, स्टार्टिंग में KFC डोमिनोज का जो प्राइस रेंज था अभी पहले से काफी कम हुआ है। स्टार्टिंग में ये इंडियन माइंड सेटअप को समझ नहीं पा रहा था, यहाँ पर महंगा चीज बिकता नहीं है। अब धीरे धीरे अभी देखे ना, वो KFC का ये आता है ना 99 वाला, हाँ 99 40, हाँ बर्गर नहीं, बर्गर भी है, हाँ बर्गर भी है, और वो चिकन का जो उसका होता है, ये वाला टके बकेट कत टका 99 बकेट क्या बोलते हैं, चिकन बकेट চিকেন বাকেট কতই দিচ্ছে, ডমিনোজে দেয় চিকেন বাকেট কতই দেয় রে, 149 सर 149। मैं तो ये सब खाता नहीं हूँ ना सर, इसलिए मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, बट मैं देखता हूँ, ठीक है, मतलब आई एम नॉट द कंज्यूमर बट ऑब्जर्वर तो हूँ सर, कंज्यूमर नहीं, ऑब्जर्व करता रहता हूँ। तो फिर आप क्या खाते हो सर? मैं खाता हूँ थोड़ा अलग टाइप का, साउथ इंडियन खाता हूँ, ठीक है, डोसा, इडली, सांभर ये सब खाता हूँ। फिर ऐसे नॉर्मल वेज आइटम जितना होता है, ठीक है, चाउमीन वगैरह ये सब वेज में पसंद करता हूँ। ये चिकन मटन फिश ये सब से थोड़ा दूर ही रहता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो खाए खाए, मेरे घर में सब खाता है। तो मेरे फैमिली साइड में, मैम की फैमिली में साइड में तो प्योर वेज है बोलो। मेरे फैमिली साइड में मेरा बहन, मेरा पापा, मेरा माँ, ये लोग मतलब बिना चिकन का रह ही नहीं सकता। सर आगे देखें, तो व्हाट इज द पॉइंट सर, ये KFC डोमिनोज का मैं क्यों बोला, तो स्टार्टिंग में ना ये लोग इंडियन मार्केट सिनेरियो को समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे ये लोग देखा कि भाई यहाँ तो मार्केट में नंबर ऑफ कंज्यूमर बहुत है, थोड़ा सस्ता करे, जरूरत पड़ने से क्वालिटी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करे, मार्केट को सस्ता बनाओ, इतना कस्टमर आएगा कि सेल करके पागल हो जाएगा। क्योंकि उनके देश में तो लोग नहीं है, उनका देश मतलब हमारे जैसे लोग अगर उनके देश में जाएगा तो वो लोग को तो सोने का भी जगह नहीं मिलेगा। सो वो लोग बेसिकली क्या किया, दाम को कम किया, नंबर ऑफ कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रहा है, और नंबर ऑफ कंज्यूमर को अट्रैक्ट करके अल्टीमेटली फायदा और ज्यादा कर, क्योंकि डिमांड क्रिएट करना ही इंपॉर्टेंट होता है, और हर कंट्री का अपना अपना सिस्टम है। आपको पता है एक कंपनी है फियाट बोल के, गाड़ी कंपनी है ना सर, फियाट नहीं सॉरी, फोर्ड, हाँ सॉरी, फियाट तो मॉडल है जो बॉम्बे में चलता है। वेरी गुड, फोर्ड के बारे में क्या जानता है, फोर्ड के बारे में क्या जानता है? ये अमेरिकन कंपनी है, हाँ वर्ल्ड का पहला 4 व्हीलर यही लोग बनाया, ऐसा कहता है। जापानीज वाले बोलते हैं टोयोटा बनाया, ठीक है, जापानीज वाले टोयोटा को बोलते हैं, अमेरिकन वाले बोलते हैं फोर्ड पहले, जो भी हो प्रमाण तो मिलता है कि फोर्ड पहले बनाया, ऐसे प्रूफ मिलता है लेटेस्ट में। अब फोर्ड वाले इंडिया में आया था, ऐसे फोर्ड का गाड़ी थोड़ा सा एक्सपेंसिव लाइन में ही आता है, तो फोर्ड इंडियन मार्केट से एग्जिट कर गया। लास्ट 2020
वन में एग्जिट कर गया। क्यों एग्जिट किया? जाने के टाइम पे एक्सक्यूज दिया, उसका कुछ जो भी है था, इंडियन का कोई कंपनी खरीद लिया है, उसका जो भी फैक्ट्री बेस्ड जो भी था, तो उनका मानना है कि भाई सस्ता में कैसे गाड़ी बनाया जाता है ये हमको नहीं पता। हाँ मतलब क्वालिटी पे फोकस नहीं, सस्ता में बनाना भी आना चाहिए। मार्केट कौन छोड़ना चाहेगा? मार्केट कोई नहीं छोड़ना चाहता। पैसा आएगा बेचने से, क्या दिक्कत है? क्वालिटी क्वालिटी, इंडियन मार्केट में इंडियन की तरह बनाओ। लेकिन वो लोग ना, उसको बनाने के टाइम पे वो लोग, एक होता है ना कि मतलब घर पे चीजें कम हैं तो उसमें भी टेस्टी खाना बनाया जा सकता है। नहीं होता? कभी कभी देखना घर पे कुछ नहीं होता, माँ इतना सुंदर खाना बनाते हैं, जब घर में बहुत सारा चीज रहने पे भी माँ नहीं बना पाते, तो माँ को क्या बोलते हो? वाह वाह, हाँ आपको तो पूरा अवार्ड दे देंगे, कुछ भी नहीं था आपने इतना टेस्टी खाना बनाया। बोलते कि नहीं बोलते? इसका मतलब जब घर पे कुछ ना हो फिर भी अगर खाना टेस्टी बना जा रहा हो, इसमें मतलब कुछ तो बात है। जैसे रिसेंटली चंद्रयान जो हमारा लैंडिंग हुआ सर मून पे, मून के ऐसे जगह में जहां पर आज तक किसी ने, साउथ पोल में, मून साउथ पोल में जहां पर आज तक किसी ने ट्राई नहीं किया, उसको बनाने के लिए कितना 75 मिलियन समथिंग कुछ खर्चा हुआ। ठीक है, लेकिन आज तक वर्ल्ड में इतना सस्ते में किसी ने चंद्रयान माने इस तरह का सैटेलाइट या समथिंग लाइक दैट नहीं बना पाया। हमसे काफी ज्यादा महंगा रशिया वाला था, लैंड नहीं कर पाया, हमसे डबल खर्चा करके। तो ऐसा तो नहीं है ना कि खर्चा ज्यादा करने से ही अच्छा क्वालिटी होता है। हमारा खर्चा कम रहा फिर भी हम लोग लैंड कर गए, उनका तो इतना महंगा है फिर भी लैंड क्यों नहीं कर पाए? खर्चा ज्यादा किया मैंने, टेक्नोलॉजी हाईफाई होगा, लेकिन खर्चा ज्यादा करके उस सिचुएशन के लिए टेक्नोलॉजी सुटेबल नहीं रहा, फेलियर हो गया। लेकिन इंडिया तो सस्ता में भी बना दिया ना सर, पॉइंट यही है सर। ऐसा नहीं है कि सस्ता में अच्छा चीज नहीं हो सकता, जो भी हो। तो फोर्ड ने बताया कि भाई सस्ता मार्केट कैसे हो सकता है, माने गाड़ी कैसे बना जा सकता है, ये टेक्नोलॉजी हम लोग रेडी नहीं कर पा रहे हैं। माने मारुति सुजुकी को कम्पीट करना है, टाटा मोटर्स को कम्पीट करना है, समझ रहे हैं ना सर? ठीक है, तो इनको कम्पीट करने के लिए उस लेवल में गाड़ी को लाना पड़ेगा, जो ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। फिर बाद में फैक्ट्री छोड़ के, लेकिन सब आया था, आने के टाइम पे क्यों आया था? इंडियन मार्केट को देख के, 140 करोड़ का मार्केट को देख के। यूरोप में तो मार्केट इतना है नहीं, अमेरिका में भी जितना है उनका सैचुरेटेड हो चुका है, और अफ्रीका में पैसा नहीं है। तो ग्रोइंग मार्केट तो इंडिया है, और चाइना का अपना भी टेक्नोलॉजी है, चाइना में भी जाता है ये लोग, लेकिन चाइना का अपना भी टेक्नोलॉजी है, वो भी अपना बना लेता है। तो इंडिया थोड़ा सा पीछे है, तो मार्केट तो इंडिया में है। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर जहां आपको मिलता था वहां पर आपको डिमांड ज्यादा आएगा, तो वहां पर भी डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप हो जाता है। इसलिए इंडिया को एक बहुत बड़ा क्या बोला जाता है? बाजार। क्या बोला जाता है? बाजार। समझ में आ रहा है सर? ऐसे तो देखा जाए तो 3 पॉइंट था, पर मैं आपको बोला था ना कि 3 पॉइंट धांसू पॉइंट है, एक निशाना, तीन तीन। ठीक है, तीन नहीं और भी एक है, जो चौथा वाला है ना, एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसे लॉ ऑफ डीएमयू कहते हैं। इकोनॉमिक्स में सिर्फ यही टॉपिक में क्वेश्चन कर लेते हैं। किसने बोला था, कोई बता पाओगे? लॉ ऑफ डीएमयू का थ्योरी किन इकोनॉमिस्ट का है, कौन सा इकोनॉमिस्ट का है? बोलो बोलो। लॉ ऑफ डीएमयू किसने बताया? डिमिनिशिंग मार्जिनल, हाँ अल्फ्रेड, वेरी गुड सर, अल्फ्रेड मर्सर। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, एडम स्मिथ के जमाने का ही है, बट इनका ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड बड़ा फेमस है सर। और यहाँ से माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होता ही होता है, माने ये अपने आप में ही एक टॉपिक है, उसमें बात करना चाहिए, करता हूँ सर। ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ डीएमयू चौथा पॉइंट में कहता है कि डिमांड कब डाउनवर्ड क्यों होता है ना, लॉ ऑफ डीएमयू के कारण होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैं बहुत शॉर्ट पॉइंट में आपको बताने का कोशिश करूंगा कि ये लॉ ऑफ डीएमयू क्या है, जिसके कारण डिमांड का डाउनवर्ड स्लोप होता है। 3 पॉइंट तो क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, एज वेल एज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ये जो चौथा पॉइंट है ये अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके बारे में फर्दर भी जब आप लोग कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ोगे तो उसके अंदर भी इस टॉपिक को डिस्कस किया गया है। कंज्यूमर बिहेवियर एक डिमांड के अंदर ही एक टॉपिक आता है, कंज्यूमर बिहेवियर।
ठीक है, मैंने डिमांड का एक्सटेंशन टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसके अंदर भी आपको ये देखो अल्फ्रेड मार्शल का एमयू एनालिसिस, क्या एनालिसिस, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, ये एक कार्डिनल कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, कार्डिनल। कार्डिनल माने जिसको नंबर से तोला जाता है। एक होता है ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट, एक होता है कार्डिनल कॉन्सेप्ट। ऑर्डिनलिटी पे सेटिस्फैक्शन को देखा जाता है और कार्डिनलिटी पे नंबरिंग किया जाता है, रैंकिंग, कि ज्यादा है कम है, इस तरह का देखा जाता है। चलो मैं समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और इसको कैसे समझा जाए, चलो मैं थोड़ा फोकस करता हूँ। कंज्यूमर बिहेवियर का टॉपिक अभी बता देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली पॉइंट उधर भी था, पॉइंट इधर भी है। ठीक है, लेकिन दोनों पॉइंट सेम ही है, तो बताने में क्या है। तो इस बात को समझने के लिए मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल का यूज करूंगा, आप लोग प्लीज मेरे को कोऑपरेट करना। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैंने एक्चुअली क्या होता है, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। किसका बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर। और अगर मोर प्रिसाइजली कहा जाए तो कंज्यूमर बिहेवियर। ये देखा गया है कि कंज्यूमर का बिहेवियर चेक करके ये चीज ऑब्जर्व किया गया है कि कंज्यूमर अगर कोई चीज यूटिलाइज कर रहा है, मैंने उसको कंज्यूम कर रहा है, तो पहला चीज जितना फर्स्टली कंज्यूम करता है, सपोज आपको बहुत जोर से, सबसे पॉपुलर एग्जांपल, गर्मी का टाइम है, प्यास लगता है आपको। ठीक है, तो जैसे बहुत जोर से जब आपको प्यास लगता है, मैंने जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं जल पिपासा बा जल तेष्टा, है तो इंग्लिश में बोले तो थ्रस्टी, है ना, क्या बोलते हैं, थ्रस्टी। सो व्हेन यू आर वेरी थ्रस्टी, तो पहला ग्लास ऑफ वाटर, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर आप बहुत फास्ट फास्ट पियोगे, यस और नो। सेकेंड ग्लास पियोगे, थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा। थर्ड ग्लास ऑफ वाटर पी लोगे, क्योंकि बहुत जोर से है ना, 3 ग्लास पानी पी सकते हो, हाँ पी लेते हैं, पीने वाला पी ही लेते हैं। चौथा ग्लास में भी कोई अगर आपको बोलता है कि चल पी ले भाई, पता नहीं है फिर से नेक्स्ट पानी कब मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है सपोज आप डेजर्टेड एरिया में जा रहे हो, या फिर अभी कोलकाता तो डेजर्ट ही हो चुका है। हाँ हाँ, अभी कोलकाता में ऊँट चला तू बहुत पैसा मिलेगा कोलकाता में कैमल लेके निकलो, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद ऐसा होगा, पानी नहीं मिलेगा, चारों तरफ ओएसिस होगा, ओएसिस ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगे। ओएसिस समझते हो ना, ओ हाँ क्या, पानी दिखता है लेकिन होता नहीं है। ठीक है, इल्यूजन, ठीक है, इल्यूजन क्रिएट होगा। अब कोलकाता का हालत वही होने वाला है, जिस तरह का चालू किया है, और कोई बारिश का नामो निशान नहीं है, हालत यही होने वाला है। आप लोग एक कैमल लेके निकलो। तो पॉइंट इज दैट कि फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर, जितना पीते जाओगे आपका जरूरत कम होता जाएगा, आपका जरूरत कम होता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे आपका जरूरत कम होता जाएगा, जरूरत को इकोनॉमिक्स बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है, जरूरत माने जो आपको सेटिस्फाई करता है। तो जब बहुत प्यास लगता है, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करता है, जिसको पी के आप क्या ऐसे एक आवाज निकालते हो, आह, होता है कि नहीं। गर्मी में अगर तुमको कोई शीतल जल देता है, शीतल जल देता है, पीते हो, पीने के बाद हाँ, और एक थैंक यू भी निकलता है। अगर घर वाला देता है अलग बात है, लेकिन बाहर भी कोई आपको ऐसे देता है, एक थैंक्स, एक बंदे मन से आ जाता है भाई, माने लाखों रुपए से भी ज्यादा वैल्यूएबल लगता है कि नहीं लगता, मेरे को तो लगता है सर। जब बहुत प्यास हो ना, अगर तुम्हारे सामने कोई लाख रुपए पे, लाख लेगा कि प्यास पानी लेगा, लाख लेगा कि पानी लेगा, ना पानी ही लेगा बंदा। ठीक है, बिकॉज वो यूटिलिटी का मैटर है। पैसा छोड़ो यार, पैसा जिंदा रहेंगे, कमाते रहेंगे, इंसान जब तक जिएगा तब तक कमाएगा। ठीक है, लेकिन ये जब प्यास लगा है तब पानी तभी चाहिए, है ना, नहीं तो 2 दिन बाद तुम मर जाओगे डिहाइड्रेशन में 2 मिनट में, तब पैसा का क्या करेगा। अगर और देर तक तुमको प्यासा रखा जाए, डिहाइड्रेशन होगा, फिर उल्टी करोगे, फिर पता नहीं हॉस्पिटल में जाके क्या होगा, फिर स्ट्रोक कर जाएगा, फिर खत्म, फिर वो लाख टका का नोट लगा ऐसे हवा, लोग हवा करेगा, भाई तेरे को लाख मिला था, पानी पीने से पहले उठ जा। जोक से पार्ट समझा करो, यूटिलाइजेशन, ठीक है, जो आपको सेटिस्फाई करता है। तो पहला ग्लास ऑफ वाटर आपको सेटिस्फाई करता है सबसे ज्यादा,
सेकंड क्लास में बहुत है थोड़ा सेटिस्फेक्शन लेवल कम, थर्ड में और कम, फोर्थ में और कम, फिफ्थ में जाके शायद आपका यूटिलिटी रहे ही ना। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए मैंने बेसिकली क्या हुआ सर, धीरे धीरे आपका डिमिनिशिंग हुआ ना। यहाँ पर पॉइंट क्या था, डीएमयू, डीएमयू माने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट क्लास ऑफ वाटर में जो यूटिलिटी का वैल्यू था, जैसे यहाँ पर एक रैंकिंग दिया है, जैसे मानो फर्स्ट क्लास ऑफ वाटर को अगर रैंकिंग देना है तो 10 पॉइंट, ठीक है। अगर उसको रैंकिंग करना है तो रैंकिंग करके तो फर्स्ट क्लास ऑफ वाटर को कितना रैंक दोगे, 10। सेकंड क्लास ऑफ वाटर का रैंकिंग थोड़ा कम कर दो, 8, ठीक है। इस तरह से जैसे जैसे पानी पीते जा रहे हो, जैसे जैसे पानी पीते जा रहे हो, यूटिलिटी लेवल गिर रहा है ना। फर्स्ट क्लास ऑफ वाटर का 10, सेकंड क्लास ऑफ वाटर का 8, थर्ड क्लास ऑफ वाटर का 6, फोर्थ का 4, फिफ्थ का 2, सिक्स का 0, सेवेंथ क्लास पिएगा तो बंदा उल्टी करेगा, सेवेंथ क्लास पिएगा तो बंदा उल्टी करेगा। सर ये तो ग्लास ऑफ वाटर हो गया, लेकिन हमें बिजनेस एंगल से समझाओ। हम लोग तो बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, इस चीज को बिजनेस एंगल से समझना पड़ेगा। जैसे मानो शॉपिंग करने जा रहे हो, ठीक है, या आलू खरीदने जा रहे हो, या कपड़ा खरीदने जा रहे हो, घर में मानो आलू दम बनेगा, इस गर्मी में तो कोई आलू दम सोचेगा भी नहीं, फिर भी से फॉर एग्जाम्पल आलू दम, दम आलू, बिरयानी में आलू भी कोलकाता में फेमस है ना। तो जब आपको आलू खरीदने जाना है तो जो यूटिलिटी है वो मानो कि 1 kg, फर्स्ट केजी ऑफ आलू आपका सबसे बड़ा यूटिलिटी है। सेकेंड केजी ऑफ आलू इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दुकानदार बोलता है अगर 2 kg लेगा तो थोड़ा सस्ता करेगा। 1 kg आलू अगर मार्केट में 30 रुपीज है तो बंदा बोलते है 2 kg लेने से 28 रुपीज करके दे देगा। 3 kg में बोलता है 27 करके दे देगा। अगर 5 kg लेगा तो बोलते हैं 25 टका में दे देगा पर केजी। कस्टमर का यूटिलिटी कम होता है और दुकानदार का भी बल्क में सेल बढ़ता है। तो क्योंकि यूटिलिटी कम होता है और दुकानदार का ओवरऑल वॉल्यूम में सेल बढ़ाने के लिए वो उसको सस्ता करता है, और कस्टमर इसलिए लेता है क्योंकि उसको सस्ता मिल जाता है। अब यहाँ पर पॉइंट है कि कस्टमर ज्यादा क्यों नहीं देना चाहता, क्यों, क्योंकि उसका यूटिलिटी कम हो जाता है। फर्स्ट केजी आलू के लिए 30 टका केजी है ना आलू का, तो वो 30 टका ही पे करेगा और कस्टमर दुकानदार भी छोड़ेगा नहीं। लेकिन सेकंड केजी दुकानदार चाहते हैं कि उसका सेल ज्यादा हो, और कस्टमर चाहता है कि अगर दाम कम करे तो मैं सेकंड केजी आलू ले लूं, क्योंकि यूटिलिटी कम है तो मैं कभी ज्यादा पे करना नहीं चाहूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब तुम्हें पता लगता है कि मेरा यूटिलिटी इसमें कम है, तुम कभी भी किसी चीज के पीछे खर्चा करना चाहोगे। लेकिन हाँ अगर डिस्काउंट करता है तो सोचते हो आप भाई सस्ता दे रहा है ले लेते हैं, तीसरा केजी में और सस्ता कर रहा है ले लेते हैं, चौथा केजी में यूटिलिटी में और कम तो और सस्ता हो रहा है और लेते हैं, तब लेंगे। सस्ता करने से लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि यूटिलिटी कम में हम पेमेंट नहीं करना चाहते। साइकोलॉजी समझ में आ रहा है सर। इसीलिए जब कोई चीज तुम मार्केट में खरीदने जाते हो, तुम एक कपड़ा पीस मांगोगे तो दुकानदार तुमको डिस्काउंट नहीं करेगा। तुम दो 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 कपड़ा लो, 3 लो, 4 लो, सस्ता करेगा। आपको बोलेगा सर हमको 3 4 उतना चाहिए नहीं था, फिर भी हम क्यों लेते हैं, क्योंकि सस्ता करता है। इसलिए मार्केट में कॉन्सेप्ट है बाई वन गेट वन, या फिर बाई वन गेट वन तो थोड़ा सा मार्केटिंग स्कीम हो जाता है, लेकिन सेल बूस्टर स्कीम में, हाँ हाँ वेरी गुड, वही बोलना, सेल बूस्टिंग। ऐसे दिखाते हैं दुकान में बाई वन 399, बाई टू एट 299। मैंने एक्चुअली 2 खरीदने से 299 ईच, एक खरीदने से 399, तो आपको एक्चुअली टी शर्ट में 100 का डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन एक खरीदेगा तो दुकानदार का 400 टका का बिकेगा, लेकिन 2 खरीदने से दुकानदार का एक्चुअली 600 टका का ओवरऑल सेल होगा। फिर भी उसको फायदा है, स्टॉक जल्दी निकलेगा। इसमें 2 3 फायदा है। एक प्रोडक्ट सेल करके उसका प्रॉफिट ज्यादा होता है, नो डाउट, लेकिन 2 प्रोडक्ट में उसका ओवरऑल मार्जिन एक एवरेज होता है। शायद एक टी शर्ट बेच के एक दुकानदार, मैं थोड़ा यहाँ पर सप्लायर कॉन्सेप्ट में भी बोल रहा हूँ कि आप लोग सोच सकते हो कि ऐसा दुकानदार करके उसको क्या ही फायदा मिलता है। 399 में बेचता तो ज्यादा फायदा होता, 299 में बेच के तो फायदा कम हो जाएगा। हाँ
वही मैं चीज समझाने का कोशिश करूँ कि दुकानदार ऐसा करके मार्केट में जो नॉर्मल दुकानदार सोच भी नहीं पाता, शॉपिंग मॉल वाले जो बड़े बड़े सोच वाले होते हैं वो करते हैं, नॉर्मल दुकानदार नहीं सोच पाते। क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि नॉर्मल दुकानदार का ऐसी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी कम होता है और थोड़ा सा लैक ऑफ कैपिटल भी होता है, उनको डर लगता है। लेकिन मैं आपको बड़े दुकानदार का सोच बता रहा हूँ कि वो क्या सोचता है। सपोज ये 399 वाला टी शर्ट बेच के उसको 100 रुपीज एक टी शर्ट में उनका प्रॉफिट रहता है, ठीक है, मार्जिन रहता है। लेकिन अगर 299 में बेचेगा, दो बिक के भी दो बिकेगा, शायद 100 टका ही रहेगा, 50 टका करके। लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेशल चीज जनरेट होता है। एक में भी 100 टका प्रॉफिट, दो में 100 टका प्रॉफिट, तो फिर कहीं ना कहीं आप बोलोगे से दो बेचता तो 200 आता, एक बेच दो, दो को डिस्काउंट करके 100 कर रहे हैं। लेकिन शायद डिस्काउंट नहीं देता तो कस्टमर अट्रैक्ट ही ना होता, तो वो जो 100 टका का प्रॉफिट वो सोच रहा था वो होता ही नहीं समझा? ये जो 299 पे बाई टू में 299 पे जो दे रहा है ईच पे, हाँ ईच पे, तो ये बेसिकली वो अट्रैक्शन है। कस्टमर सोच रहा है कि भाई मैं दो ले लेता हूँ, मेरे लिए एक, मेरे भाई के लिए एक। स्टार्टिंग में तुम भाई के लिए नहीं गए थे, स्टार्टिंग में तुम भाई के लिए नहीं गए थे, तुम अपने लिए गए थे। तुम्हारा जरूरत इंपॉर्टेंट है कि भाई का जरूरत इंपॉर्टेंट है? भाई आएगा माँ के साथ लेके जाएगा तो उतना क्या है। लेकिन हाँ, घर जाने से भाई पूछ सकता है, मेरे लिए नहीं लाया, अपने लिए लेके चला आया, ठीक है। फिर ऐसे 2-4 बार माँ से डांट भी पड़ा है। अब सस्ता हुआ तो माँ को फोन करके बोलते हो, सुनो ना बाई टू में 299 में ईच दे रहा है, ले ले क्या भाई के लिए भी, ठीक है। तो माँ भी बोलता है ऐसा है क्या, ले ले फिर। तो ऑटोमेटिकली सब एडजस्टमेंट हो जाता है और आप परचेस करके लेके आ जाते हो। दुकानदार का भी सेल बूस्ट हो जाता है, आपका भी थोड़ा सा कंज्यूमर फायदा हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जीत तो दोनों का ही होता है। खराब क्या है? लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो कस्टमर दुकानदार थोड़ा फायदे में ज्यादा ही रहता है। और सेकंड टाइम देखो, नॉर्मल दुकानदार के पास आप इसलिए नहीं जाओगे क्योंकि इस तरह का ऑफर वो देता नहीं है। फिर सेकंड टाइम भी कस्टमर रीजनरेट हो जाता है, तुम खुद भी लोगे, दोस्तों को भी बोलोगे तो वो फिर से शॉपिंग मॉल में जाएगा, और आप भी सेकंड टाइम परचेस के टाइम पे फिर शॉपिंग मॉल में जाओगे, क्योंकि वहां पर तुमको इस तरह का ऑफर मिलता है जो नॉर्मल दुकानदार तुमको देता नहीं है। साइकोलॉजी देख रहे हो? तो मनी, पैसा कैसे कमाया जाता है? यूट्यूब सर्च करके, हाउ टू मेक मनी, इकोनॉमिक्स जान के। बार बार बोलता हूँ सर, आप लोग कितना फील करते हो और कितना समझ पाते हो आई डोंट नो, बट दैट इज द हार्डकोर ट्रूथ कि पैसा ऐसे बनाया जाता है। अंबानी अंबानी ऐसे नहीं बना। 6 महीना फ्री में जियो यूज करवाया, 6 महीना फ्री में जियो यूज करवाया, 2 GB करके डेली, 1.5 GB। लोग लाइन लगा के फ्री में जियो का सिम लिया। कंडीशन रखा था अगर फ्री में यूज करना है तो जियो को फर्स्ट सिम रखना पड़ेगा। बस स्टैंड में, स्टेशन पे, गली में, हमारे यहाँ पर तो दो दो बूथ लगा था इस गली के सामने। बूथ बने ऐसे, वो छतरा छतरी वगैरह लगा देता है ना, अम्ब्रेला लगा के, इधर मार रहे हैं, छापा मार रहे हैं, मैंने वो क्या बोलते हैं, अंगूठा छाप दे रहे हैं सिम ले रहे, अंगूठा छाप दे रहे हैं सिम ले रहे। क्या कॉन्सेप्ट क्या है? 6 महीना फ्री, 1.5 GB डेटा मिलेगा, कस्टमर बन गया, 6 महीने बाद चार्ज करना चालू कर दिया। ये अलग बात है कि इसमें जियो ने एक गलती भी कर दिया था कस्टमर एक्विजिशन पे, कंपटीशन कमीशन के हिसाब से ये बहुत बड़ा गलती कर दिया था, क्योंकि वो जो फर्स्ट सिम बनाना पड़ा ना, उसमें लोग क्या किया, एयरटेल सिम को सेकंड किया, वोडा का सिम को सेकंड किया, तो बाद में एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सब मिलके जियो के अगेंस्ट में केस किया। तो जितने का फायदा जियो किया था उतने का पेनल्टी भरना पड़ा, उससे भी ज्यादा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, देयर इज अ एक्ट नोन एज कंपटीशन एक्ट। पढ़ोगे फाइनल में, सीए में फाइनल में है, सीएस वाले एग्जीक्यूटिव में पढ़ता है। सब चीज का एक्ट है, ऐसा नहीं कि कोई मार्केट को अपने हिसाब से चलाए, और चलाने के बाद भी बचेगा नहीं। जैसे जियो तो पहले मार्केट तो बना लिया था, लेकिन बाद में सबने जाके कोर्ट में पीआईएल फाइल किया कि ऐसे जियो ने मार्केट को अपने तरफ मैनिपुलेट किया, बिकॉज उसके पास पैसा है तो कुछ भी करेगा। तो कंपटीशन कमीशन बोलता है नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप, और जितना फायदा किया था उसके ऊपर फाइन चार्ज किया, और उसके ऊपर और भी जियो का डेटा का चार्ज कम था कंपेयर टू बाकी मार्केट रेगुलेटर्स, मैंने एयरटेल, वोडाफोन के।
तो फिर जियो ने बोला, मार्केट ने बोला कि आपको चार्ज बढ़ाना पड़ेगा जो मार्केट रेट है। तो फिर जियो ने रेट बढ़ाया, और जियो ने रेट बढ़ाने के बाद फिर एयरटेल वोडाफोन बाकियों का भी रेट जो था, फिर पब्लिक को जो ये जो डिस्क्रिपेंसीज था मार्केट में, उस डिस्क्रिपेंसीज को दूर किया। रिलायंस के पास हेवी पैसा है तो वो मार्केट को मैनिपुलेट कर लेता है, लेकिन इंडिया में लॉ है सर कि कोई चाहे तो मार्केट को इस तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। देयर इज एन एक्ट नोन एज सीसीआई, देयर इज ऑर्गेनाइजेशन नोन एज सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। पढ़ोगे सब जानोगे, सब आगे आगे पढ़ना है, बहुत कुछ है। अभी तो पार्टी जो भी हो। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ गए? हाँ, जितना हम ज्यादा लेने जाएंगे उतना मेरा यूटिलिटी धीरे धीरे कमता रहता है, चाहे वो पानी का प्यासी क्यों ना हो या फिर प्रोडक्ट परचेसिंग, टी शर्ट से लेके आलू बिरयानी तक। ठीक है सर, ये तो आप समझा दिए, लेकिन इसको ग्राफिकली और इकोनॉमिकली क्वेश्चन कैसे आएगा, क्या बताना पड़ेगा, ग्राफ कैसे ड्रॉ करे, बहुत कुछ बात आता है ना सर। चलो ना फटाफट देख लेते हैं कैसे क्या करोगे। Definitions क्या देता है? Law of diminishing marginal utility states that as a consumer takes more unit of a good, the additional utility that have derived from the additional unit of a good goes on falling. वही पहले वाला आलू से जो मजा था, सेकंड वाला आलू केजी में उतना मजा नहीं है, क्योंकि उतना जरूरत नहीं है ना। तो जरूरत नहीं है तो फिर हम अभी क्यों करेंगे? सब्जी वाला बोलते हैं बहुत अच्छा परवल लेके आया, बहुत अच्छा झींगा लेके आया, सोसा भी, क्यूकम्बर बहुत अच्छा है, एक एक केजी लेके जाओ। अरे भाई मेरे घर पे 2 बंदा है, हम एक एक केजी ले जाके क्या करेगा? अभी तरबूज का टाइम है, तरबूज का टाइम है ना, अभी तरबूज खाते हो ना? तो तरबूज में बड़ा बड़ा साइज का तरबूज मार्केट में। अब हम लोग यहाँ पर 2 जन है, कभी कभी भाई रहता है कभी नहीं रहता। अब 2 जन के लिए 5 केजी साइज का तरबूज लेके क्या करेगा? है ना? और ऊपर से फल काट के रखना नहीं चाहिए। तो मैं उसको बोलता भाई 1.5 केजी का साइज का कुछ हो तो देना, 1 केजी का मिले वो तो अच्छा है। तो 1 केजी का बहुत छोटा हो जाएगा, बोले मिलता नहीं है। 1.5 केजी दे दे, 1.5 केजी भी नहीं मिलता, बोले 2 केजी, 2 केजी 25 ग्राम 75 ऐसे होता है। हमें चलो वही दे दे, लेकिन वो 3.5 केजी 4 केजी का तरबूज मेरे को मिलते, क्योंकि वो इतना ज्यादा लेके मेरा फायदा नहीं है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरा यूटिलिटी नहीं है, तो फिर मैं क्यों पे करूँ? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। कंज्यूमर इतना भी बोका नहीं है, कंज्यूमर भी जानता है कि उसको क्या करना चाहिए। दुकानदार को भी कंज्यूमर के साथ में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। उनको क्या लगता है, दुकानदार जो मर्जी करे, जितना कस्टमर एडुकेटेड होता जाएगा, जितना कस्टमर एडुकेटेड होता जाएगा, दुकानदार को भी इतना इजी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सोच विचार बढ़ाना पड़ेगा। कंज्यूमर बोका रहेगा तो शायद दुकानदार कुछ खेल खेल ले। इसलिए बहुत जहां पर एडुकेटेड लोग कम हैं, वहां पर कंज्यूमर दुकानदार लोग बहुत एबनॉर्मल प्रॉफिट कर लेते, बहुत एक्स्ट्रा कमा लेता है, जो सब सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। लेकिन जहाँ जैसे जैसे कंज्यूमर एडुकेटेड बनने लगता है, लोग पैसा कमा लेता है। समझ आया सर? Law of diminishing marginality states that as a consumer takes more unit of a good, the additional utility that is derived from the additional unit of a good goes on falling. In other words, as per the law of DMU, marginal utility of a good diminishes as an individual consume more unit of it. जैसे जैसे और कंज्यूम करते जाओगे, यूटिलिटी कम होता जाएगा, एंड इट्स टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस अप टू सर्टेन लेवल। टोटल यूटिलिटी एक सर्टेन लेवल तक पहुंचता है, बट एट ए डिमिनिशिंग रेट। मैंने सेकंड वाला का ऐसा नहीं कि सेकंड केजी ऑफ आलू या सेकंड टी शर्ट जरूरत नहीं है, जरूरत का लेवल कम हो जाता है। जैसे अपने लिए जो जरूरत है, भाई के लिए उतना जरूरत फील किए थे क्या? लेकिन अगर लेके आओगे तो क्या खराब होगा? तो वो भी तो जरूरत है भाई का भी हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस अप टू ए सर्टेन लेवल बट एट ए डिमिनिशिंग रेट। पहला बात, शुरू वाला तो बहुत हाई रेट में था, सेकंड वाला भी रहेगा पर रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। रेट डिमिनिशिंग रेट बढ़ेगा पर डिमिनिशिंग रेट में बढ़ेगा। जरूरत तो है पर चलो ले लेते हैं, काइंड ऑफ। उन्हें ऐसे नहीं कि हाँ हाँ कुछ भी हो जाए लेना है, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोग कुछ चीज जरूरत के लिए जाते हैं, जो मिलता है उठा के लेके आ जाते हैं। जैसे ऐसा मेरे साथ रिसेंटली एसी के लिए हुआ। क्या हुआ, एसी खरीदने जब गए, शोरूम में एंट्री लिए। नॉर्मल टाइम में क्या होता है, तुम एंट्री लेते हो तो सारे वो जो शॉपिंग मॉल में क्या होता है, वो सेल्समैन लोग, सर सर प्लीज कम हियर, सर प्लीज कम हियर। इस बार गए, खड़े हैं,
कोई आवभगत कर ही नहीं रहा है कि सर आइए, क्योंकि माल नहीं है। उनके पास है नहीं, एक जन के पास 4-5 लोग भीड़ करके बैठा है, माने खड़ा है, बोल रहा है कि ये इसी में ये फायदा वो फायदा समझा रहा है। ऐसे देखो भाई, मिडिल क्लास लोग इसी खरीदने जाएगा ना, तुमको 50 फायदा पूछेगा, फिर भर्ती हो, माने फिर खरीदेगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं, हम सोच रहे कि भाई इसका होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो, जैसे ब्लू स्टार लेके आया तो वो ब्लू स्टार के पास ही भीड़ था, बाकी ऐसी जो भी ब्रांड है देखा सब खाली पड़ा, कैरियर, डाइकिन, जितना भी था। पर मैं और भाई दोनों गया था, तो भाई बोल रहे क्या है कि सब ब्लू स्टार ही सबसे अच्छा है क्या, भीड़ इधर है। मैं बोली, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। तो फिर हाँ, नहीं नहीं सस्ता में नहीं सर, बाकी ब्रांड का सारा प्रोडक्ट नहीं है, किसी का हार्डली, किसी का 2 टन पड़ा है, माने माल अवेलेबल है तो सिर्फ ब्लू स्टार का ऑन दैट पर्टिकुलर डे अवेलेबल है, इसलिए। हाँ, रिलायंस डिजिटल, डायमंड प्लाजा मॉल में। ठीक है, तो इंटरेस्टिंगली कुछ देर बाद जब खाली में कोई आओ भगत कुछ नहीं है, तो फिर पता लगा कि जब मैं पूछा कि इसका डाइकिन लेने गए थे डाइकिन, बोले डाइकिन अभी कब आएगा पता नहीं, और आपको डिलीवरी मिलते मिलते शायद 15 डेज लग जाएगा। बोले इतना दिन में तो गर्मी और बढ़ेगा। तो भाई मेरे को बोले क्या करेगा, चल घर चल, कल आते हैं, कोई कहीं और देखते हैं। मैं देख, ऐसे ही धीरे धीरे लेट हो जा रहा है और गर्मी सीरियसली बढ़ रहा है। मैं बोले ऐसे नहीं होता है, क्योंकि अब ये देखो जरूरत इस लेवल का है, ले लेते हैं। मैं ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया, बोले चल ब्लू स्टार अच्छा कंपनी है, इतना मेरे को पता है। हाँ, मैं ब्लू स्टार के लिए आया नहीं था, बट मुझे लग रहा है किस्मत में इस बार ब्लू स्टार ही है। सोचा नहीं, अब जरूरत में इंसान नहीं सोचता, अगर जरूरत में भी इंसान सोचना चालू कर दे तो फिर पागल ही हो जाएगा वो। जरूरत में इतना काहे सोचना, जरूरत है फिर काहे सोचते हो, बाद में सोच लेना भाई, 4-5 हजार का इधर उधर होगा और क्या हो जाएगा, या तो ज्यादा दोगे या तो कम दोगे, चलो यार। तो ये है जरूरत वाला डिसीजन। लेकिन मानो कि ठंड का टाइम होता, एसी का नीड ना होता, अभी मैं और 4 दुकान घूरता। हाँ या ना, है ना। तो दैट्स द पॉइंट, कंज्यूमर बिहेवियर। मैं आपको मेरा एसी का कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं कंज्यूमर का बिहेवियर सुना रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया दैट्स नॉट द इशू, जो मैं करता हूँ ऐसे हजारों लोग करता है। ठीक है, क्योंकि हम भी कंज्यूमर ही है भाई, मुकेश अंबानी भी कंज्यूमर है, वो भी सोचता है अपना चीज खरीदने के टाइम पे। तो एक डोसा दुकान में डोसा खाता है, मुकेश अंबानी का इंटरव्यू आया था, क्या एक महाराष्ट्र में है मद्रास काफे बोल के एक काफे है, तो बोलते हैं कि आपका सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट क्या है, तो बोलते हैं मद्रास काफे, जहाँ पर उसका मलाड के आया कहीं ये जगह है, कॉलेज था वहां पर। बोलते हैं, तो फिर न्यूज रिपोर्टर पूछ रहे थे, फिर अभी तो शायद मद्रास काफी घर आके आ जाता होगा आपके पास, आप शायद नहीं जाते होंगे। बोले नहीं नहीं, वो भी आते हैं हम भी जाते हैं। बोले कैसे जाते हैं, बोले वो अलग अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, अरे वीवीआईपी है भाई, नॉर्मल लोग रहने से सिक्योरिटी इश्यूज हो जाता है, तो वो खुद भी जाता है। बोले हम जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं। दुकान बंद हो जाने के बाद पीछे के गेट से एंट्री लेते हैं, आराम से अंदर बैठ के शटर बंद करके पूरा फैमिली खाते हैं, जैसे बचपन में कॉलेज डेज में खाता था नॉर्मल लोगों की तरह, बिल्कुल खाते हैं, ऐसे थोड़ी है। अरे भाई पैसा वाला बना तो क्या सोना खाएगा, खाने का चीज ही खाएगा। लोगों का सोच है मुकेश अंबानी होगा यहाँ पर क्यों आएगा, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, क्लैरिटी हो रहा है सर। अब देखो, अब इस चीज को अगर ड्रॉ किया जाए एज पर अल्फ्रेड मर्सेल assumptions, तो मर्सेल बोलता है देखो, जब कोई चीज प्रूव किया जाता है तो प्रूव करने के टाइम पे हमें कुछ assumptions लेना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर बोलते हैं कि द टेस्ट इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड, माने बेसिकली जब हम किसी चीज पे मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं, जब किसी चीज पे मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खरीदते जा रहे हो, 1 kg की जगह 2 kg दे रहा है, आपका मानना ऐसा है कि भाई मेरा तो पैसा बहुत है, 2 kg दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है, ये सोच विचार होने से नहीं होगा। बात समझा करो। तो इसलिए बोला कि टेस्ट इनकम अनचेंज रहेगा, मैंने ऐसा नहीं कि इनकम बढ़ गया, अब मिडिल क्लास थे मिडिल क्लास ही हो, मिडिल क्लास ही रहोगे, ऐसा होना चाहिए। मैंने करेंटली एटलीस्ट जब
इस टाइम पीरियड के लिए जब एस्टेब्लिश कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इसलिए टेस्ट इनकम कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड। सर जबरदस्ती अनचेंज कर दिया, जबरदस्ती नहीं है, किसी भी चीज को प्रूव करना है अनचेंज करना रखना ही पड़ता है। दुनिया में कोई भी चीज को प्रूव करो, समथिंग रिमेन कांस्टेंट, कुछ चीजों को तो कांस्टेंट करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है सर? अपने लाइफ में भी जब तुम कुछ डिसीजन लोगे ना, तो सारा चीज को वेरिएबल करोगे तो डिसीजन कभी नहीं ले पाओगे। जैसे जब तुम क्लास 11 12 के बाद जब तुम लोग चार्टर्ड या सीए में पढ़ने के बारे में सोच रहे थे, तो आपके सामने सीए का भी ऑप्शंस आया, सीएस का भी ऑप्शंस आया, सीएमए का भी ऑप्शंस आया, एमबीए का ऑप्शंस आया, है ना? आ रहा है ना? या फिर नॉर्मल और भी कोर्स मार्केट में भरा पड़ा है, बिक रहा है ना? बड़ा बड़ा बैनर करके देता है, फोल्डली चाकरी, 100% जॉब, हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का भरा पड़ा है। तो इतना सारा ऑप्शंस के बीच में आप लोगों में से किसी ने सीए चूज किया, किसी ने सीएस चूज किया, किसी ने सीएमए चूज किया, ठीक है। तो फिर जब आप सीए चूज कर रहे थे तो ऑब्वियसली बाकी चीजों को कांस्टेंट रखा। ये लाइफ है, तो समझ में आ रहा है सर? जबरदस्ती कुछ नहीं होता, इट्स लाइफ। करना पड़ता है, किसी को प्रूव करना है, बाकी उसको कांस्टेंट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है सर? Taste income of the consumer remains unchanged. The unit of the commodity are identical in all aspects. The unit of the commodity are identical in all aspects. मैंने बेसिकली जो प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो उसका 1 kg का भी जो क्वालिटी है, 2 kg का भी वही क्वालिटी है। फर्स्ट टी शर्ट का जो क्वालिटी है, सेकंड टी शर्ट का भी सेम क्वालिटी है। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है कि ज्यादा कम दाम दे रहे क्वालिटी के कारण, ऐसा नहीं है, क्वालिटी सेम है। देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन कंजम्पशन। ऐसा नहीं कि आज 1 kg खरीद रहे हैं, एक हफ्ता बाद 1 kg खरीद रहे हैं, तो ऐसा करने से ये वाला चीज फॉलो नहीं होगा, ठीक है। आज 1 kg आलू आज खरीद रहे हैं, एक हफ्ता बाद बाकी 1 kg लेके जाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। आज हमारे लिए लेके जा रहे हैं, एक हफ्ता बाद भाई के लिए लेके जाएंगे, नहीं नहीं, उसके लिए नहीं है। ये सेम काइंड ऑफ टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। तो देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन दी कंजम्पशंस, ठीक है। तो लॉ ऑफ डीएमयू कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टेबल। अब इसमें जो आपको मैं इतना देर से समझाया, इसको एक ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का हेल्प लिया जा रहा है। किसका हेल्प लिया जा रहा है? स्टैट्स का। फर्स्ट यूनिट का टोटल यूटिलिटी बता रहा है 10, ठीक है। सर ये कहां से आया 10? सर 10 की जगह हम 20 बिठा दो, फर्क नहीं पड़ता। ये 10 जो मैंने यहाँ पर दिया, ये 10 की जगह आप 20 पुट करो ना, डजेंट मैटर, कोई पत्थर की लकीर नहीं है ये, जस्ट एक स्टैटिस्टिकल एजम्पशन है, लेकिन आप पैटर्न फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल टोटल यूटिलिटी है और मार्जिनल यूटिलिटी है। अब आप बोलोगे सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और टोटल यूटिलिटी क्या है? चलो ये भी बताना पड़ेगा। जैसे आपको मैं ग्लास ऑफ वाटर का एग्जांपल दे रहा था, एट ए टाइम अगर आपको कोई पूछता है कि जब तो आपको प्यास लगता है, आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया, फिर सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर पिया, थर्ड ग्लास, फोर्थ ग्लास, इस तरह से मानो आपने टोटल 5 ग्लास वाटर आपने पिया, ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? जैसे जब आपको मैं आपने जब पहला ग्लास ऑफ पानी पिया था ना, तब आपका मार्जिनल यूटिलिटी था 1, ठीक है। जब आपने सेकंड ग्लास पिया तो एक चेंज हुआ, तो चेंज कितना हुआ? एक ना। तो जो चेंज होता रहता है, ठीक है, उस जितना यूनिट चेंज करोगे आप उसे मार्जिनल बोलते हैं। जैसे इन सिंपल, बूंद बूंद से बनता है सागर, तो ये बूंद होता है मार्जिनल और सागर हो जाता है टोटल, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कोई पूछेगा टोटल यूटिलिटी कितना है, तो आप बोलोगे 5। लेकिन अगर आपको कोई पूछता है कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो ये जो 1 हो रहा है ना, ये मार्जिनल। टोटल यूनिट बढ़ाने के लिए आप जितना चेंज कर रहे हो, पर चेंज को मार्जिन कहते हैं। ये जो पर यूनिट चेंज को मार्जिन कहते हैं। बूंद बूंद में सागर, ठीक है, तो बूंद है मार्जिन और सागर है टोटल। समझ आ गए? समझ में आ रहा है ना सर? नाउ जस्ट फाइनल कॉन्सेप्ट हो। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था कि फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी हाईएस्ट होता है। ये यूटिलिटी के बेसिस में अल्फ्रेड मार्शल दिया रैंकिंग की तरह। सेकंड का यूटिलिटी 8 बता रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे यूटिलिटी कम हो रहा है, रैंकिंग थोड़ा कम हो रहा है।
लेकिन फर्स्ट का यूटिलिटी 10, सेकंड का यूटिलिटी 8, तो पहले का टोटल यूटिलिटी 10 था लेकिन सेकंड का टोटल यूटिलिटी 18 हो रहा है। कैसे? 10 + 8 करते। थर्ड का 8 के साथ 6 ऐड कर रहा है 24, फोर्थ में 4 ऐड कर रहा है 28, उसके बाद 2 ऐड कर रहा है 30, लेकिन इसके बाद ये 0 है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है टोटल यूटिलिटी और नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बूंद नहीं बढ़ने से सागर कैसे बढ़ेगा? तो बूंद जब 0 है, बूंद जब 0 है तो सागर भी कांस्टेंट रह जाएगा। ऐसे भी बारिश नहीं हो रहा है, ठीक है, समुद्र का पानी कैसे बढ़ेगा या फिर नदी का पानी कैसे बढ़ेगा? वो कांस्टेंट है। बारिश आने से था थोड़ा सा पानी का जो लेवल है वो अप होगा, ये सर नो। तो वैसे ही अभी बारिश नहीं है, 0 हो गया। 28 सर ये तो माइनस पे चला गया। हाँ सर इवापोरेशन हो रहा है। तो समझाता हूँ माइनस क्यों आया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये माइनस। इसके लिए अगला 5 मिनट बहुत वाइटल होने वाला है, कंसंट्रेशन लैग मत करो। मैं समझ सकता हूँ पेशेंस का बहुत परीक्षा हो जाता है एक साथ इतना बात सुनना, लेकिन सर लेवल आप करना ही पड़ेगा, आप लोग प्रोफेशनल बन रहे हो। मैं भी तो चुप नहीं रहता, 1.5 घंटा 2 घंटा हम लोग तो बोलते रहते हैं। तो फिर हम लोग अगर पेशेंस रख सकते हैं आप लोगों को भी रखना चाहिए। नहीं तो हम लोग बोले बहुत बोले यार थोड़ा रेस्ट ले है ना। अगर हम लोग 1.5-2 घंटा बोलने का ताकत रख सकते हैं, टाना, हाँ ऐसे टाना ही बोलते रहते हैं ना सर, या फिर रेस्ट लेते रहते हैं, तो फिर आप लोग काय को अलग हो जाते हैं। माइनस कहाँ से आ गया मैं समझाता हूँ, और 0 क्यों हुआ वो भी समझाता हूँ। सर इन सिंपल अगर कहा जाए माइनस होने के पीछे या 0 होने के पीछे बेसिकली जब आपका यूटिलिटी कम हो जाता है, कंप्लीटली खत्म हो जाता है, तब और आप बेसिकली परचेस नहीं करोगे, ठीक है। और माइनस का मतलब है अगर और परचेस करोगे तो बेसिकली बेकार हो जाएगा। एक कंज्यूमर से एंगल से देखा, जैसे पानी 4 ग्लास पिया था ठीक है, 5वां ग्लास पियोगे तो उल्टी हो जाएगा, तो बेसिकली जो खाया था वो भी निकल जाएगा, माइनस, ठीक है। 4 टी शर्ट लिए थे ठीक था, 5वां टी शर्ट में भी आपके लिए लॉस हो सकता है, या फिर एज ए कंज्यूमर घाटा का सौदा हो जाएगा, एज ए कंज्यूमर घाटे का सौदा हो जाएगा। 4 तक ठीक था, 5 वाला बेकार हो जाएगा, बिकॉज जितना यूटिलिटी एक सर्टेन लेवल तक चलता है। अब ये जो सर्टेन लेवल है जहां पर जाके आपका डिमिनिशिंगनेस माने यूटिलिटी कम हो रहा है, पर डिमिनिशिंग रेट में, मैंने देखो यहाँ पर भी यूटिलिटी है, यहाँ पर भी यूटिलिटी है, लेकिन यूटिलिटी का रेट कम हो रहा है। और जहां जाके आपके यूटिलिटी का रेट 0 हो जा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मतलब और परचेज नहीं करना चाहिए, 2 में ही थम जाना चाहिए, ठीक है। और -2 मैंने आपका घाटे का सौदा। अब इस चीज को मार्केट कैसे देखता है सर, ये इकोनॉमिक्स का वास्तव यूज भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे तो प्रैक्टिकल कोशिश कर ही रहा हूं आपको तब से समझाने का, अब ये पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में मनी मेकिंग कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हो, तो प्लीज फोकस बना के रखो। इस टेबल में यहाँ पर ये ग्राफ को थोड़ा सा मेरे साथ साथ हो सके तो कॉपी में ड्रॉ भी करो। देखो ओरिजिन में क्या है, 0 है, और हाईएस्ट लेवल ऑफ टोटल यूटिलिटी कितना है, 30 है ना। हाईएस्ट लेवल ऑफ टोटल यूटिलिटी कितना है, 30। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को वाई एक्सेस में डालो, माने इसके अंदर 0 से लेके 30 सब आ जाएगा, मार्जिनल और टोटल जितना भी अमाउंट है सब आ जाएगा। और एक्स एक्सिस में आप सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी इन कंजम्पशन को डालो, क्योंकि आप कितना यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 करके आप कितना यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, बस उसको आप एक्स एक्सिस पर रखो, ठीक है। तो आप टोटल 7 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, और जब आप 7 यूनिट में पहला यूनिट जब आपका कंजम्पशन हो रहा है उसका यूटिलिटी कितना है, 10, ঠিক है স্যার বোঝাচ্ছি যখন তুই जब हम लोग यहाँ पर 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, 1 यूनिट कंजम्पशन करने के टाइम पे आपका टोटल यूटिलिटी कितना है, 10, और 1 यूनिट कंजम्पशन करने के टाइम पे तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 10। कहाँ से आया, इस स्टैट से आया। ये जो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है ना, ये ग्राफ का ड्राइंग जो हो रहा है ना सर, ये एक्चुअली मैं मेरे मन से नहीं कर रहा हूँ, ये स्टैट के हिसाब से हो रहा है। इकोनॉमिक्स में जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है वो मनगढ़ंत नहीं होता, एज पर स्टैटिस्टिक्स होता है। कोई बच्चे लोग सोचते हैं कि ग्राफ कहाँ से आ गया, सर हर ग्राफ के पीछे एक स्टैट होता है, अगर आप स्टैट को समझते हो तो ही ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो।
ज्यादातर केस में स्टूडेंट ग्राफ को ड्रॉ करने का कोशिश करता है, बट वो समझते नहीं है कि स्टैट है इसके पीछे। ऐसा मैं देखा बहुत सारा, मेरे दोस्त लोगों में से था, बाद में स्टूडेंट को देखा, सर मुझे इकोनॉमिक्स का ग्राफ बहुत डर लगता है। सर आप इसलिए डरते होंगे शायद, अगर आप डरते हो या फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ग्राफ, इसका मतलब आप स्टैट को नहीं समझे। बिकॉज अगर आप स्टैट को समझ लेते हो तो ग्राफ समझ में आ जाएगा। इट्स ऑल अबाउट स्टैट। ठीक है, तो जब मैंने स्टार्ट किया पहला यूनिट के लिए, टोटल यूटिलिटी भी 10 है, मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है। तो एक ऐसा पॉइंट ड्रॉ करो ना सर कि एक यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हो आप, जिस पॉइंट में कंजम्पशन हो रहा है उस पॉइंट पे आपका टोटल यूटिलिटी भी 10 और मार्जिनल यूटिलिटी भी 10। अब जैसे जैसे तुम्हारा यूटिलिटी बढ़ता जाएगा, डिमिनिशिंग रेट में ही बढ़ेगा, बट बढ़ेगा तो ना। आप 1 kg की जगह 2 kg लोगे, 1 ग्लास की जगह 2 ग्लास पियोगे, है ना, 1 टी शर्ट की जगह 2 टी शर्ट खरीदोगे, सारा मैं यूटिलिटी को इंक्रीज ही कर रहा हूँ, लेकिन रेट कम होता जाएगा। डीएमयू है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन यूटिलिटी तो बढ़ रहा है ओवरऑल। हाँ यस सर, ठीक है, मैंने मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रेट में बट बढ़ता है, रेट डिमिनिश है, स्पीड कम है पर इंक्रीजिंग है। अब जब सेकेंड यूनिट के लिए जा रहे हैं सर, जब सेकेंड यूनिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, सेकेंड यूनिट में आपका टोटल यूटिलिटी कितना है? 18, 18 और सेकेंड यूनिट में आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? 8। समझ में आ रहा है सर? ये दोनों भी अलग अलग से बनेगा, यहां से ये इधर वाला रास्ता लेगा और यहां से ये इधर वाला रास्ता लेगा। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी अलग अलग रास्ता ले रहा है सर। स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, बट जब आगे बढ़ रहा है तो चेंज हो रहा है। सेकेंड में टोटल यूटिलिटी 24 है, इसका है 6। ये मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ सिंगल यूनिट में आता है और टोटल माने टोटल करके आता है। इसके बाद इसका आता है 28, इसका आता है 4, इसका आता है 2, इसका आता है 30। ये इधर से जुड़ गया, ये इधर से जुड़ गया, लेकिन सर कहानी में ट्विस्ट। सर 2 के बाद 0, जब 6 यूनिट कंज्यूम किया, जब 6 यूनिट कंज्यूम किया, सिक्स यूनिट कंज्यूम के टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 0। 6 यूनिट कंजम्पशन के टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 0, माने और उसका यूटिलिटी नहीं है, यूटिलिटी खत्म हो गया उसका। तो जब यूटिलिटी खत्म हो जाता है तब ऑब्वियसली वो 0 लेवल में आ जाता है। दिस इज द 0 लाइन, तो 0 लेवल में आ गया। तो जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी खत्म, वहां पर टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट। कनेक्ट करो, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इन 0, वहां पर टोटल यूटिलिटी होता है हाईएस्ट। जो होना था मैक्सिमम हो गया और नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है सर? अब 7वां यूनिट जब खरीदने जा रहे हैं आप और नहीं चाहते, कंज्यूमर के लिए अब घाटा का सौदा होगा, यूटिलिटी भी गिर जाएगा उसका, यूटिलिटी भी उसका मैंने उसका नष्ट हो जाएगा, वो घर लाएगा तो बेकार हो जाएगा। जैसे मेरे को सब्जी वाला एक्स्ट्रा लेने के लिए बोलता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा खा ही नहीं पाऊंगा तो लेके क्या फायदा। एक्स्ट्रा पर पानी पी लेते हो, उल्टी हो जाएगा। एक्स्ट्रा टी शर्ट लेके आ जाते हो, बेकार है, मैंने बेसिकली बेकार इन द सेंस अभी की जरूरत नहीं था, फालतू में खर्चा हो गया। 4 लोगों को बांटना था, बांट दिए, अपने लिए, बहन के लिए, दोस्त के लिए हो गया, एक्स्ट्रा फिर भी एक पड़ा हुआ है, फालतू का खर्चा। वो पैसा दूसरा जगह में यूज कर सकते थे। 500 टका 1000 टका का टी शर्ट में वो पैसा भी बेकार है। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है वो उस यूटिलिटी का पॉइंट पे बात कर रहा है जहां पर टोटल यूटिलिटी गिर रहा है, और इसलिए ये -2 क्या है, ये यूटिलिटी का मेजरमेंट क्राइटेरिया है कि जैसे यहाँ पर 0 था, ये माइनस लेवल पे जा रहा है। हम लोग इसको 2 पॉइंट में डिनोट किया, ये 2 पॉइंट में गिरा तभी ना ये 28 पे आके रुका। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट लेवल में होता, माने मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है, उस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होता है। एंड जब आप घाटे का सौदा कर लोगे, इसका मतलब आपको करना नहीं चाहिए, 7th यूनिट आपको खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप खरीदते हो। इसका मतलब अगर आप खरीद लेते हो तो ये आपके लिए बेसिकली घाटे का सौदा है, मैंने बेसिकली करना नहीं चाहिए। ऐसे हालत में टोटल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होता है, गिर जाता है। टोटल यूटिलिटी धीरे धीरे गिर जाता है, तभी 30 का टोटल यूटिलिटी गिर के 28 हो जाता है।
एंड जिस पॉइंट में ये ऐसा होता है इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेटेड। ठीक है ना? ये जो बात मैं आपसे कर रहा था, ध्यान से सुनना बात को, ये बात मैं कर रहा था डिमांड के एंगल से। अब कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं वो तो अपने लिए सोचता है कि भाई मुझे कितना लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। एक दुकानदार भी कंज्यूमर हो सकता है जब B2B केस हो। हेलो, आप लोग बिजनेस नहीं करते इसलिए B2B कॉन्सेप्ट सोच नहीं पा रहे। जो B2B होता है, मैं भी बिजनेस करता हूँ, दूसरे बिजनेसमैन से प्रोडक्ट परचेस करके बिजनेस करता हूँ, तो मुझे B2B कॉन्सेप्ट में सोचना चाहिए। तो B2B कॉन्सेप्ट में मेरे को भी सोचना चाहिए कि मेरा सैचुरेशन पॉइंट क्या है, कितना मेरे को खरीदना चाहिए, कितना नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा एंगल बताता हूँ। दूसरा एंगल क्या है? डिमांड तो कस्टमर करता है, लेकिन डिमांड को देखते हुए, डिमांड को ऑब्जर्व करते हुए सप्लायर सोचता है मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट या फिर कोई टेक्नोलॉजी सैचुरेटेड हो चुका है, फिर भी आप उसका सप्लाई बना के रखते हो, तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिकेगा? आंसर इज नो। जैसे कि अगर लेटेस्ट टाइम पे बताया जाए, ग्रेट एग्जांपल इज नोकिया। एक टाइम पे नोकिया का फोन हर किसी के पास होता था, और जिसके पास भी होता था बहुत प्राउडली होता था। जैसे आज के डेट में लोगों के पास Xiaomi, रेडमी, ओप्पो, वीवो ऐसे होते हैं। उस टाइम पे 2002-3 से लेके 2007, 8, 9, 10 तक, 11, 12 तक भी हल्का फुल्का, अराउंड 12 ऑनवर्ड्स नोकिया का मार्केट डिटोरिएट होना चालू किया। और अब कहना क्या चाहते हैं सर? कहना ये चाहते हैं कि नोकिया का जो कंज्यूमर बेस था वो सैचुरेटेड हो चुका था एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में। अगर नोकिया को मार्केट में टिका रहना था तो उसको टेक्नोलॉजी को चेंज करना था। इंटरेस्टिंगली 2011-12 के आसपास के टाइम पे मार्केट में स्मार्टफोन आ गया था, पर नोकिया का स्मार्टफोन नहीं था। नोकिया अभी भी कीपैड वाला डिजिटल फोन में चल रहा था, है ना? कीपैड वाला डिजिटल फोन देखने में अच्छा होता था, हड्डी होता था, कॉलिंग क्वालिटी भी काफी अच्छा होता था, लेकिन मार्केट में स्मार्ट आ गया भाई। आपका वो डिजिटल टेक्नोलॉजी ओल्ड फैशन हो रहा है, लोगों को यहाँ पर मल्टी फंक्शनलिटी मिल रहा है, वो क्यों जाएगा आपका वो ओल्ड डिजिटल कॉन्सेप्ट में? बेटरमेंट आ गया। सो मार्केट सैचुरेटेड हो चुका था कंज्यूमर एंगल से। इस बात को नोकिया को समझना चाहिए था। नोकिया ने समझा पर थोड़ा लेट। इस टाइम पे नोकिया के पास एक ऑप्शन था, नोकिया एंड्रॉइड में भी जा सकता था और नोकिया विंडोज में भी जा सकता था। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर नोकिया का सोच थोड़ा गलत निकला। नोकिया ने विंडोज के साथ किया, एंड्रॉइड के साथ नहीं। अब विंडोज टेक्नोलॉजी लैपटॉप कंप्यूटर के लिए ठीक है, ये वर्ल्ड का अभी तक का माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा ब्लंडर रहा है कि विंडोज टेक्नोलॉजी मोबाइल के लिए सही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विंडोज कॉम्पिटिटिवली कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है कॉम्पेयर टू एंड्रॉइड। मोबाइल फोन हर कोई यूज करता है, हर कोई कंप्यूटर नहीं यूज कर पाता। तो कंप्यूटर यूज करने के लिए आप लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, टीचिंग में आपको कंप्यूटर सीखना पड़ता है, बट मोबाइल चलाने के लिए इतना सीखने का जरूरत नहीं होता, यूजर फ्रेंडली होता है। सो नोकिया ने इस टाइम पे एंड्रॉइड के साथ ना जाके विंडोज के साथ जाके मार्केट और गवा दिया। इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट के साथ लॉन्च किया, बहुत सुंदर सुंदर मोबाइल लॉन्च किया था, मेरे पास था। हाँ, ऐसा कुछ था, पीछे वाला बैक कवर, और ऐप भी बहुत स्मूथ होता था उसका, लेकिन थोड़ा इजी टू यूज नहीं था, कॉम्प्लेक्स था। लेकिन मार्केट तो एंड्रॉइड के लिए बना हुआ था। तो नोकिया एक ब्लंडर में क्या कर दिया कि फिर से वापस आ सकता था, लेकिन उसने वो एंड्रॉइड की जगह विंडोज चूज किया, और विंडोज खुद एक ब्लंडर हो गया मोबाइल मार्केट में। कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर नोकिया ने वापस एंड्रॉइड के साथ आया, लेकिन 2018 के बाद ये बीच का 5-6 साल उसका गुडविल वगैरह सब खत्म हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कंज्यूमर जब सैचुरेटेड में हो जाता है, सप्लायर को भी ये भी सोचने का चालू हो। समझ में आ रहा है सर? क्या पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो ये मार्केट डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा एंगल है सर। ठीक है, याद रहेगा। लॉ ऑफ DMU मैं हर एंगल से समझाने का कोशिश किया। पानी, प्यास, आलू, बिरयानी, टी शर्ट, हाँ, नोकिया का बिजनेस मॉडल, हर जगह में बात कर लिया। ठीक है, समझने वाला समझ ही जाएगा। और क्या बोलूं सर? बोलना चाहे तो और भी बोला जा सकता है, लेकिन अब बाकी आप लोग और थोड़ा मेहनत करो और रिसर्च करो,
ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर कि ग्राफ क्यों ऐसा देखने में होगा। ठीक है, ये ग्राफ ऐसे ही देखने में नहीं बन जाता है, इसके पीछे इसका स्टैटिस्टिक्स और इसका यानी इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के पीछे इसका कॉन्सेप्ट काम करता है कि क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी गिरता है बढ़ता है, ठीक है, और उसके साथ साथ टोटल यूटिलिटी भी इधर बढ़ता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद जाके मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगा तब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होता है। जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होता है और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है तब सैचुरेशन पॉइंट आता है। जब टोटल मार्जिनल यूटिलिटी जीरो को क्रॉस करके माइनस लेवल पे चला जाता है, मैंने और नहीं करना चाहिए मार्केट में परचेज, कंज्यूमर बिहेवियर अभी और नेगेटिव है, ऐसे हालत में अगर करना चाहे तो सैचुरेशन पॉइंट गिर जाता है, मैंने टोटल यूटिलिटी गिरना चालू हो जाता है, और टोटल यूटिलिटी अगर गिरना चालू हो जाता है फिर दुकान बंद होने का कगार में आ जाता है, जैसे कि नोकिया के केस में हुआ था। एम्बेसडर बंद हो गया, इतना बड़ा मार्केट था, चला नहीं पाया, क्योंकि टाइम टू टाइम वो जो सैचुरेशन पॉइंट आया था उसको मेंटेन नहीं कर पाया। ये जो एम्बेसडर का कार है रे बाबा, एम्बेसडर कार के पास तो पूरा मार्केट था, लेकिन मारुति सुजुकी वगैरह आने के बाद उनको भी अपना मॉडल वगैरह थोड़ा चेंज करना चाहिए था। जब मारुति सुजुकी सस्ता में ऐसी कार दे रहा है, ये अभी भी डब्बा बना रहे हैं, बड़ा बड़ा गोल 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 गोल, दुनिया भी गोल ये भी गोल, है ना। मार्केट बोल रहे हैं कि भाई हम 3 लाख 3.5 लाख में गाड़ी दे रहे हैं, वो बोल रहे नहीं हम 6 लाख के नीचे नहीं दे सकते। ऐसा बोलने से थोड़ी होगा, तो नहीं कर पाए ना, इसलिए देखो इतना बड़ा बिजनेस हाथ धोना पड़ा। गलती बहुत लोगों से होता है सर। बिरला का, ठीक है, बिरला फैक्ट्री को यहाँ से चेन्नई शिफ्ट किया, अभी भी प्रोडक्शन होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी एक फ्रेंच कंपनी पिकआउट बोल के खरीद लिया। हाँ हाँ हाँ, मतलब जो है वही है। अभी अभी फ्रेंच कंपनी जो लाएगा ना, वो बोला है कि इलेक्ट्रिक में लाएगा एम्बेसडर। हाँ, तो ऐसा नहीं होगा, देखने में बहुत सुंदर होगा, 6 साढ़े 6 लाख का दाम करेगा, पूरा इलेक्ट्रिक में फुल एसी, फ्रेंच कंपनी लिया है उसको, पूरा न्यू मॉडल में आएगा। लेकिन ओवरऑल जो सेफ है उसका, वो जो एक चीज एम्बेसडर का सबसे अच्छा क्या है, उसका जो सामने वाला पोर्शन और पीछे वाला पोर्शन जो बहुत सेफ्टी है बाकी कारों में से। क्या बोलते हैं उसको, सामने और पीछे उसको क्या बोलते हैं, काफी उसका जगह रहता है ना इंजन का पीछे भी, है ना। वो उसके लिए एम्बेसडर काफी सेफ्टी कार हो जाता है, क्योंकि सामने से भी मारो ड्राइवर तक आते आते, पीछे से भी मारो बैक सीट में बैठने वाले के पास आते आते, सेफ्टी हो जाता है। तो देखो क्या करता है, बोला कि 2025-26 में आएगा, ठीक है, डीएमयू क्लियर है। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है डिमांड का आपको डाउनवर्ड करने का। क्यों, वही सेम कॉन्सेप्ट, जैसे जैसे यूटिलिटी कम होता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे यूटिलिटी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ता जाएगा, लेकिन यूटिलिटी एक सर्टेन लेवल, तो दाम कम होता है डिमांड बढ़ता रहता है, दाम कम होता है यूटिलिटी बढ़ता रहता है, डिमांड बढ़ता रहता है, तो डिमांड का ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड फिर से बन जाता है। और यहाँ पर आपने यूटिलिटी वाइज भी डीएमयू को देखते हैं, ये किसने बोला, अल्फ्रेड मेसल। इसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऐसे मैं कंज्यूमर बिहेवियर पे जब और बात करूंगा इसके बारे में थोड़ा सा बोलूंगा, ज्यादा और नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज मैं पूरा ही बता दिया। इसके साथ एक कंपैरिजन करना पड़ता है ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट को, जिसे एक्चुअली हिक्स एंड एलन ने बोला, ठीक है। हिक्स एंड एलन का एक अप्रोच होता है जिसको ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है, ठीक है, जहां पर मार्केट को कैलकुलेट करने का या मार्केट अप्रोच को समझने का एक और तरीका है। जैसे यहाँ पर हम लोग कार्डिनलिटी के थ्रू से क्या रैंकिंग कर रहा था ना, यूटिलिटी का रैंकिंग किया कि पहला यूनिट को 10 नंबर दिया, सेकेंड यूनिट को 8 नंबर दिया, थर्ड यूनिट को 6 नंबर दिया, इस तरह से किया ना, नंबरिंग किया। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ऐसे नहीं करता है, वो सेटिस्फेक्शन लेवल के हिसाब से पसंद, मैंने किसी को 2 कप चाय इक्वल्स टू 1 कप कॉफी हो सकता है, मैंने नशाड़ी लोग नशा करता है, तो ये बोलते हैं भाई मेरे को ना सुबह 2 कप चाय चाहिए, फिर जाके मेरा बाकी काम हो सकता है। कोई बोलते हैं भाई हमको ना 2 कप चाय नहीं चाहिए, हमको ना 1 कप ब्लैक कॉफी चाहिए। तो किसी के लिए 2 कप कॉफी इक्वल्स टू किसी का 1 कप ब्लैक टी हो सकता है। तो हिक्स एंड एलन उस अप्रोच को कंपेयर करता है। दोनों अप्रोच ही मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, अब किस काम पे क्या लगता है वो देखना पड़ता है, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे सर, ठीक है। आज का क्लास समझ में आया ना सर, बहुत सारा टॉपिक में रैंडम बात हो गया, घर पे प्लीज गो थ्रू करना अच्छे से। थैंक यू सर, गुड नाइट।
ঋষিতা শুভঙ্কর বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে স্যার, ওকে বাই। बाय सर। बाय थैंक यू। नाइस सर।